ये कहानी सेकंड ईयर हाई स्कूल के हिरागी साइची की है, जिसको गॉड ने एक रहस्यमयी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया है, जो कि धरती पर भी मौजूद नहीं है। कहानी की शुरुआत में हिरागी साइची एक गुफा के अंदर फंस गया था। उस गुफा के अंदर कोई तो चीज बहुत तेजी से चमक रही थी। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि हिरागी को सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वो रोशनी एक खूबसूरत लड़की पे तब्दील हो जाती है। हिरागी ये देखकर एकदम हैरान हो गया था। इतने में उस लड़की की भी आंख खुल गई थी। वो उठते ही हिरागी को गले लगा लेती है और हिरागी को उससे शादी करने को बोलती है। अचानक से एक खूबसूरत लड़की का प्रकट होना और उसका प्रपोज कर देना हिरागी को एक और झटका दे देता है। उसको याद आता है जब वो इस दुनिया में नहीं आया था, वो असल दुनिया में मोटा और बदसूरत लड़का था, जिसको हर कोई बुली किया करता था। पर उस दिन उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। जब सभी बच्चे छुट्टी के बाद अपने अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक से ही क्लास में अनाउंसमेंट होती है और सभी बच्चों को क्लास में ही रुकने को बोल दिया जाता है। उस अनाउंसमेंट के पीछे जो भी था वो अपने आप को गॉड बता रहा था। वो बच्चों से बोलता है कि अब उनको इस धरती को छोड़कर किसी और दुनिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो सभी हीरो होंगे, और वो उन सभी को पावर्स और आइटम बॉक्स भी दे देता है। उन सभी बच्चों को ये अनाउंसमेंट बहुत अजीब लग रही थी। तभी फिर से अनाउंसमेंट होती है और उन बच्चों को ग्रुप्स बनाने को बोल दिया जाता है, ताकि उन्हें दूसरे वर्ल्ड में इजीली ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन हिरागी के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि हिरागी का लेवल सिर्फ 1 था। इसीलिए वहाँ पर वो अकेला ही रह जाता है। हिरागी को वहाँ अकेला देखकर गॉड को भी उस पर तरस आ गया था। इसीलिए वो हिरागी को एक स्पेशल स्किल देते हैं और उसको भी दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अकेले ट्रांसपोर्ट होने की वजह से हिरागी इस दुनिया में अपने दोस्तों से एकदम अलग ही जगह पर सम्मन हो गया था। उसे यहाँ आए हुए 5 दिन बीत चुके थे। इस बीच उसको इस जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी उसको अपने सामने एक कीड़ा रेंगता हुआ दिखाई देता है। हिरागी उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पीठ के ऊपर से कोई चीज कूद कर जाती है। हिरागी दर्द में चिल्लाते हुए उस चीज को गाली दे रहा था, सालिया तेरी कि तभी वही चीज फिर से हिरागी के ऊपर से कूद कर जाती है। अब हिरागी के अंदर बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रह गई थी। तभी उसकी नजर उसके सामने पड़े एक नारियल पर जाती है। हिरागी तुरंत ही उसे उठा लेता है और ये भी चेक कर लेता है कि ये फल जहरीला तो नहीं। हिरागी को पता चलता है कि ये फ्रूट ऑफ इल्यूजन है। हिरागी को इसमें कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो उसे खा लेता है। पर उसका टेस्ट इतना बुरा था कि हिरागी को उल्टी हो जाती है, लेकिन हिरागी फिर भी उसे पूरा खा लेता है। तभी हिरागी के आसपास से एक रोबोटिक आवाज आती है जो बोलती है कि फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का असर होना शुरू हो गया है। पर हिरागी को अपने अंदर कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे थे। अब हिरागी अपने आसपास में कुछ खाने लायक चीजें ढूंढने लगता है। तभी झाड़ियों के अंदर उसे कुछ मंकीज दिखाई देते हैं। ये वही मंकी थे जो पहले हिरागी के ऊपर से कूद कर गए थे। हिरागी अपनी स्किल का यूज करके उन मंकीज का लेवल चेक करता है और वो ये देखकर हैरान था कि इन मंकीज का लेवल 120 है, जबकि खुद हिरागी का लेवल सिर्फ 1 ही है। और ये मंकीज कुछ तो बना रहे थे। उनके वहाँ से जाने के बाद हिरागी जाके चेक करता है, उसे वहाँ पर 9 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशंस मिलते हैं और साथ ही वहाँ पर हाईएस्ट रिकवरी पोशन भी रखे हुए थे जो वो मंकीज बना रहे थे। हिरागी उन सभी को अपने आइटम बॉक्स में डाल लेता है। दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो उसके लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो उन लोगों से बिछड़ गया था। अब हम वापस से हिरागी को देखते हैं, जिसको जंगल में एक मशरूम मिलता है जिसकी इंफॉर्मेशन उसकी स्किल्स के पास भी नहीं थी। तो वो परेशान होकर आखिर में उसको खा ही लेता है, जिसके बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पर उस मशरूम को खाने से उसको पैरेलल रेजिस्टेंस स्किल भी मिल गई थी। अब हिरागी को ख्याल आता है कि अब जब वो इस दुनिया में मरने ही वाला है, तो उसको बाकी के बचे हुए फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को भी खा ही लेना चाहिए। हिरागी के पास 9 में से सिर्फ 2 ही नारियल बाकी रह गए थे और इन्हीं की वजह से वो अब तक इस दुनिया में सरवाइव कर पा रहा था। लेकिन अब तक उसे पता नहीं चला था कि इन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का क्या असर होने वाला था। अब हिरागी को लगने लगता है कि वो बात जरूर झूठ थी और यही सोचकर वो परेशान होने लगता है कि उसने फालतू में ही इतने नारियल खा लिए। तभी हिरागी को कई सारी स्किल्स मिलना शुरू हो जाती है और उसकी रैंक भी पहले से बढ़ गई थी। जब हिरागी अपनी खुशी मना ही रहा था, तभी अचानक से पीछे से एक बंदर हिरागी पर सरप्राइज अटैक कर देता है, जिससे उसके शरीर से खून निकलना भी शुरू हो गया था। अब हिरागी अपने जख्मों को भरने के लिए वही हीलिंग पोशन पीता है और उस बंदर से गुस्से में पूछता है कि उसने उस पर सरप्राइज अटैक क्यों किया। वो बंदर उसका कोई भी जवाब नहीं देता और हिरागी पर तेजी से
हमला करता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर जमीन पर पटक देता है। हिरागी समझ चुका था कि वो इसे नहीं हरा पाएगा और अब वो बस मरने ही वाला है। वो बंदर भी हिरागी को खाने ही वाला था कि तभी हिरागी के शरीर से एक बदबूदार गैस निकलती है। उसे सूंघते ही वो बंदर जमीन पर गिर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। हिरागी देखता है कि उस बंदर के अंदर से उसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं जिनमें उस बंदर के स्किल कार्ड्स भी थे। अब हिरागी भी उन अटैक्स को यूज कर सकता है। उन आइटम्स में से हिरागी को क्लेवर मंकी नॉलेज बुक भी मिलती है जिसके अंदर इस दुनिया के बारे में बहुत सी जानकारी थी। पर यह हैरानी की बात थी कि हिरागी इस किताब को कैसे पढ़ पा रहा है, क्योंकि यही वो स्पेशल स्किल थी जो गॉड ने उसे दी थी। अब हिरागी को फिर से वही आवाज आती है जो बोलती है कि एवोल्यूशन शुरू होने वाला है। हिरागी को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। तभी उसके शरीर में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर की हड्डियां टूटना शुरू हो गई थी और वो पहले के मुकाबले बहुत ही पतला हो जाता है। यह भले ही बहुत दर्दनाक था, पर हिरागी का एवोल्यूशन 100 में से 1 कंप्लीट हो गया था और उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। लेकिन हिरागी को झटका तब लगता है जब वो देखता है कि 120 लेवल वाले मंकी को हराने के बाद भी उसका लेवल अभी भी 1 ही है। अब हिरागी को इस दुनिया में आए हुए 5 महीने बीत जाते हैं। जब वो एक जगह बैठकर पानी पी रहा था तभी उसके ऊपर 322 लेवल का वुल्फ उस पर हमला कर देता है। हिरागी उस हमले को डॉज करके उस वुल्फ पर अपनी स्पेशल गुलेटन किक का यूज करता है जिससे वो वुल्फ खत्म हो जाता है। पिछली बार की तरह हिरागी को भी इसमें से कई सारे आइटम्स मिलते हैं जिनमें एक वाटर स्पिरिट डैगर भी होता है जिसका यूज करके अब हिरागी भी वाटर मैजिक का यूज कर सकता था। अब हिरागी का पहले की तरह फिर से एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है और अब 10 में से उसके 9 एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके थे। वो सोचता है कि जब उसका 10th एवोल्यूशन भी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके साथ क्या होगा। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसको क्लेवर मंकी का ग्रुप चारों ओर से घेर लेता है और हम देखते हैं कि इस बार उनका लीडर भी उनके साथ आया था जो हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। हिरागी पूछता है क्या वो इस लड़ाई के लिए उसे मना कर सकता है, जिस पर वो गोरिल्ला उसको साफ इंकार कर देता है और उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन हिरागी ने उस हमले को डॉज कर लिया था जिसको देखकर वो गोरिल्ला भी इम्प्रेस हो गया था क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसके हमले को डॉज किया था। हिरागी उसकी हरकतों को देख के समझ गया था कि ये गोरिल्ला मेल नहीं है, असल में ये फीमेल गोरिल्ला है जिसको हिरागी के ऊपर क्रश आ गया है। हिरागी उसके ऊपर अपनी ग्लेटन किक का यूज करने की कोशिश करता है लेकिन वो गोरिल्ला बड़े आराम से उसे डॉज कर लेती है और हिरागी के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है जिससे हिरागी जंगल में बहुत दूर जाके गिरा था। वो गोरिल्ला देखती है कि इस पंच के बाद भी हिरागी अभी भी जिंदा था। हिरागी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में मारने वाली हो। अब हिरागी उठकर उस पर टाइगर क्लॉ से अटैक करता है लेकिन वो उसे डॉज करके वापस से हिरागी पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका भी हो गया था। लेकिन हिरागी फिर से बच जाता है। ये देखकर वो मंकी फिर से हिरागी से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना नाम सारिया बताती है। अब हिरागी मजबूरन अपने डैगर को बाहर निकालता है और उसके ऊपर फॉल डिजास्टर वाटर मैजिक का यूज करता है लेकिन वो हमला उसी के ऊपर हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये हमला सारिया ने किया है तो सारिया उसे मना कर देती है। अब वो हिरागी पर फिर से एक पावरफुल अटैक करती है। हिरागी उन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका एक घुसा उसके मुंह पर लग जाता है जिसके कारण उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। अब हिरागी को लगता है कि यही उसका अंत है। तभी उसको अपने दोस्तों का ख्याल आता है और उसको फिर से मोटिवेशन मिल जाती है। अब हिरागी उसी हमले को याद करता है जब उसने उस बंदर पे यूज किया था, पर हिरागी को नहीं पता था कि उस वक्त उसने ये कैसे किया था। अब सारिया फिर से उस पर अपना एक पावरफुल अटैक करने वाली थी तभी हारिया अपने दोनों हाथों को खड़ा कर लेता है और उसके बगल में से वही स्मेल फिर से बाहर आती है। पर इस बार मामला बिल्कुल ही अलग था। सारिया के बेहोश होने की बजाय वो उल्टा उससे प्यार कर बैठती है और उसको उससे शादी करने को बोलती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो हिरागी को अपने साथ ले जाती है। अब हम देखते हैं कि सारिया हिरागी का एक वाइफ की तरह ख्याल रख रही थी। वो उसको खाने को खाना और पहनने के लिए कपड़े भी देती है। हिरागी को समझ नहीं आ रहा था कि ये गोरिल्ला इतना ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है। उसको बस कैसे न कैसे यहाँ से बाहर निकलना था। उसको याद था कि उसने मैप में एक ब्लैक स्पॉट को देखा था। जब हिरागी उसके बारे में सोच ही रहा था तभी सारिया उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या वो उसके बारे में ही सोच रहा है। हिरागी को बहुत तेज गुस्सा आता है और उस पर चिल्ला पड़ता है। हिरागी सारिया से पूछता है कि वो एक गोरिल्ला होकर इतनी समझदार कैसे है। सारिया उसको बताती है कि उसको गुफा के पास में कुछ किताबें मिली थी और उसको पढ़ के ही उसने ये सब और बोलना सीखा है। हिरागी उस किताब को खोलकर देखता है और उसको पता लगता है कि इस किताब के अंदर बहुत से घरेलू काम और उन्हीं से रिलेटेड कुछ मैजिकल स्पेल्स लिखे हुए हैं। अब सारिया हिरागी से बोलती है कि उसका खाना ठंडा हो रहा है तो वो उसे जल्दी से फिनिश कर ले, पर हिरागी उससे बोलता है कि वो उसे ना सिखाए कि उसे क्या करना चाहिए
चाहिए और क्या नहीं। वो गुस्से में सारिया को बास्टर्ड गोरिल्ला भी बोल देता है। सारिया उसे बड़े प्यार से बोलती है कि वो गोरिल्ला नहीं है, उसका नाम सारिया है और तुम चाहो तो मुझे हनी भी बुला सकते हो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर हिरागी का दिमाग खराब हो जाता है। अब तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। अब हम देखते हैं कि सारिया रात के खाने के लिए हंट करने आई थी और हिरागी के पास ये अच्छा मौका था यहाँ से भाग निकलने का। पर जैसे ही वो थोड़े कदम आगे बढ़ता है, अचानक से उसके सामने एक विशालकाय मकड़ी आ गई थी। हिरागी उसे देखकर डर जाता है और चिल्ला पड़ता है। हिरागी की आवाज सुनकर सारिया तुरंत वहाँ आ जाती है और एक ही घुसे में उस मकड़ी को दूर फेंक देती है। अब वो हिरागी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। अब हिरागी को एहसास होता है कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी सारिया को उसकी परवाह है। अब हम जमीन के अंदर एक शैतान को देखते हैं जो अपनी इंसानियत को पूरी तरीके से खो चुका है। अब वो बस उम्मीद कर रहा है कि कोई आके उसे इस अंधेरे से बचा ले। अब हम देखते हैं कि हिरागी और सारिया एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी सारिया हिरागी को बताती है कि आज उसको क्लेवर मंकी के साथ जंगल में द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढने जाना है। ये सुनते ही हिरागी जो कि खाना खा रहा था, वो खाना उसके मुंह से निकल आता है। तो सारिया उससे पूछती है कि क्या वो द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानता है। हिरागी डर के मारे उसे मना कर देता है। वो उसे बताती है कि द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन बहुत ही ताकतवर फल है, जो भी उसे खाता है उसकी पावर्स पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई गलती से भी उसे 11 बार खा ले तो वो शख्स मर जाता है। और हिरागी तो खुद 10 खा चुका था। सारिया उसे बताती है कि वो 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा चुकी है, लेकिन वो फिर भी उन्हें इकट्ठा कर रही थी ताकि वो उन्हें अपने होने वाले हस्बैंड को खिला सके। लेकिन बीच में ही उसके इकट्ठा किए हुए 10 फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को किसी ने चुरा लिया था। सारिया की गुस्सैल नजरों को देखने के बाद हिरागी उसको सब कुछ सच बता देता है। पर यह सुनकर सारिया को खुशी ही होती है और वो बोलती है कि अब उसको उससे शादी करना और भी जरूरी हो गया है। फिर वो हिरागी से पूछती है कि क्या वो उसे हेट करता है। हिरागी कहता है कि वो उसे हेट तो नहीं करता, पर और इतना सुनते ही सारिया बोलती है कि चलो अभी इसी वक्त शादी कर लेते हैं। फिर सारिया हंटिंग के लिए वापस से बाहर चली जाती है और हिरागी इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम हिरागी के क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे, पर वो बहुत ही गुस्सा थे क्योंकि उन्हें कई दिनों से सिर्फ प्रैक्टिस ही कराई जा रही है और उन्हें रियल फाइट करनी थी। यहाँ तक कि किंग ने भी उनसे बोला था कि हमें डीमन किंग को हराना है और अब वो उन्हें छोटे मोटे मॉन्स्टर से भी लड़ने नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं जिसके पीछे सारिया पड़ी हुई थी। वो उसे उस तरफ भागने को मना कर रही थी, लेकिन हिरागी उसकी सुनता नहीं है और इंस्टेंट मूवमेंट का यूज करके सारिया से बहुत दूर आ गया था। वो एक काली गुफा के पास आ गया था जहाँ की सेंस उसे बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन सारिया की आवाज सुनने के बाद वो उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर उसको एक बहुत बड़ा गेट देखने को मिलता है। वो जैसे ही उस गेट को खोलता है उसे वहाँ डार्क लॉर्ड ज़ीनोस देखने को मिलता है। वो बोलता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि कोई इंसान यहाँ तक जिंदा आ सकता है। हिरागी डार्क लॉर्ड का लेवल चेक करता है, उसका लेवल 15,000 था। अब वो हिरागी से लड़ने के लिए बहुत ही क्यूरियस हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि हिरागी बहुत ही ताकतवर इंसान होगा जो यहाँ तक जिंदा आ गया है। वो हिरागी के पीछे आकर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन वो हमला सारिया अपने ऊपर ले लेती है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। हिरागी सारिया का नाम लेकर उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। तभी सारिया की आंख खुलती है और वो बोलती है कि उसे खुशी है कि हिरागी ने पहली बार उसका नाम लिया है। हिरागी उसे हीलिंग पोशन देने की सोचता है, लेकिन सारिया उसको बताती है कि वो पहले ही मर चुकी है। ये उसकी एबिलिटी है जो कि उसे अलाउ करती है कि वो मरने के बाद भी कुछ देर उससे बात कर पा रही है। अब हिरागी रोकते हुए उससे पूछता है कि उसने उस जैसे की जान क्यों बचाई जिसने उसकी इज्जत भी नहीं की। सारिया बोलती है कि तुम एक काइंड पर्सन हो और नीडर भी, मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही मजा आता था। पीछे से डार्क लॉर्ड उनसे बोलता है कि एक गोरिल्ला और एक इंसान की लव स्टोरी बहुत ही वाहियात है। अब हिरागी खड़ा होता है और उससे बोलता है कि तुम नहीं समझोगे और अपने डैगर को निकालकर उसके ऊपर फॉल डिजास्टर से हमला करता है, लेकिन ज़ेनोस डार्क होल का यूज करके हिरागी के हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हिरागी हार नहीं मानता और इंस्टेंट मूवमेंट के साथ ज़ेनोस के करीब आ जाता है और इसी वक्त हिरागी की अल्टीमेट स्किल भी खुल गई थी और उसका यूज करके वो ज़ेनोस यानी डार्क लॉर्ड को हरा देता है। वो मरते हुए हिरागी का शुक्रिया अदा करता है द पावर ऑफ लव दिखाने के लिए। अब हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड अपने इंसानी रूप में आ गया है और उसके साथ कोई लड़की भी थी। अब वो दोनों ही हवा में गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सारिया को देखते हैं जो हिरागी से बोलती है कि वो उसकी वाइफ बनना चाहती थी। हिरागी भी बोलता है कि वो भी यही चाहता था और वो दोनों लास्ट किस कर लेते हैं। तभी सारिया और भी तेजी से चमकने लगती है और वहीं खूबसूरत लड़की में तब्दील हो जाती है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब
हमें डार्क लॉर्ड जेनोस की बैक स्टोरी बताई जाती है कि वो 1500 साल पहले नोबल हुआ करता था जिसे हर कोई पसंद किया करता था। वो तलवारबाजी में बहुत अच्छा था और हीरोज को ट्रेनिंग भी दिया करता था। लेकिन एक दिन वो एम्परर की स्कीम में फंस जाता है जिसकी वजह से सभी लोग उसे हेट करने लगे थे। यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइफ भी उससे दूर हो गई थी। बस उसकी मेड मारिया उस पर भरोसा किया करती थी और उनका ये अनकंडीशनल लव एम्परर को पता लग जाता है और वो उन पे हमला करवा देते हैं। मारिया जीनोस को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। मारिया की मौत के बाद जीनोस इंसानियत खो चुका था। वही वो काला दिन था जिस दिन वो मॉन्स्टर बन जाता है। अब हम हिरागी और सारिया को देखते हैं जिनको वहाँ पर ट्रेजर चेस्ट मिला था। हिरागी को उसके अंदर से सबसे पहले एक शर्ट मिलती है जो वो सारिया को पहनने के लिए दे देता है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखकर हिरागी की नाक से खून भी बहना शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं कि उस चेस्ट के अंदर से हिरागी को बहुत सारी स्किल्स मिल जाती है। अब वो डार्क मैजिक का भी यूज कर सकता था। अब हम देखते हैं कि हिरागी का फाइनल एवोल्यूशन भी शुरू हो गया है जिसके बाद अब वो एक यंग लड़के की तरह दिख रहा है। सारिया भी उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर ब्लश कर रही थी। तभी आसमान से एक छोटी सी शिप नीचे गिरती है जो कि उन्हें बोलती है कि वो पहले इंसान है जिन्होंने इस डंजन को क्लियर किया है और इसीलिए वो उन्हें यहाँ पर उसका रिवॉर्ड देने आया था। वो हिरागी को कुछ सामान और सारिया को एक खूबसूरत ड्रेस और हिरागी को एक हेलमेट देता है जो किसी काम का नहीं है। फिर वो उन दोनों को जंगल के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है क्योंकि वो दोनों भी यही चाहते थे और यहीं से उनकी एक नई जर्नी शुरू होती है। हिरागी और साइची शहर के एडवेंचर गिल्ड जा रहे थे ताकि वो इस वर्ल्ड का आईडी कार्ड बनवा सके और इसी बहाने शायद हिरागी की मुलाकात उसके दोस्तों से भी हो जाए। सफर में आगे बढ़ते हुए हिरागी के रास्ते में एक स्लाइम आ जाता है। नॉर्मली स्लाइम्स बहुत ही कमजोर होते हैं पर ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर और तेज था। वो हिरागी के ऊपर हमला कर देता है लेकिन हिरागी अपनी नई स्किल का यूज करते हुए उसको बड़े आराम से हरा देता है। यहाँ तक कि उसका हमला इतना ताकतवर हो चुका था कि जमीन पर भी बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। हिरागी को उस स्लाइम्स में से कुछ स्किल्स और बूट्स मिलते हैं। वो बूट्स को सारिया को दे देता है और स्किल्स को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हिरागी का लेवल फिर से बढ़ गया था। अब हिरागी को इस बात का डर सता रहा था अगर उसकी पावर्स ऐसे ही बढ़ती रही ऐसे तो वो एक दिन मॉन्स्टर ही बन जाएगा। अचानक से ही हिरागी के हेलमेट में बहुत तेज की लाइट चमकती है। वो हेलमेट एक रोप में बदल जाता है। हिरागी को उस रोप के अंदर से एक चिट्ठी मिलती है। वो लेटर मिस्टर शीप का था जिसमें लिखा था कि ये हेलमेट हिरागी के लेवल के साथ इवॉल्व होता रहेगा। लेटर को पूरा पढ़ते ही वो लेटर खुद ही ब्लास्ट हो जाता है और हिरागी का मुंह जल जाता है। अब वो दोनों टेलवर्ड शहर पहुंच गए थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था क्योंकि उनके पास आईडी कार्ड नहीं था। हिरागी पहरेदार से झूठ बोलता है कि उनका आईडी कार्ड रास्ते में कहीं खो गया है। पहरेदार को उनकी बातों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन वो फिर भी मान लेता है और हिरागी और साइची को एक चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने को बोलता है। उस चमकते गोले के ऊपर हाथ रखने से ये पता चल जाएगा कि हिरागी और साइची कोई भागे हुए क्रिमिनल्स तो नहीं है। लेकिन हिरागी और साइची वो दोनों ही इस लिस्ट में पास हो जाते हैं और हिरागी यहाँ पहरेदार को बताता है कि वो यहाँ पर गिल्ड में आईडी कार्ड ही बनवाने आए हैं। ये सुनकर वो पहरेदार बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उन्हें गिल्ड में जाने से सख्त मना करता है। वो सिपाही हिरागी को अपना नाम क्लूड बताता है और बोलता है कि अंदर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो सीधा तुम मेरे पास ही आना। हिरागी उसकी बात को मान लेता है और शहर के अंदर चला जाता है। बाहर से देखने में तो वो गिल्ड नॉर्मली लग रही थी। हिरागी गिल्ड के अंदर झांक के देखता है। अंदर एक अजीब सी लड़की एक मोटे से आदमी को जिसने खुद लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे उसे कोहड़े से मार रही थी। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और भयानक सा था। हिरागी को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना कुछ सही नहीं लग रहा था। वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे गिल्ड मास्टर आ जाता है और उन्हें जबरदस्ती गिल्ड के अंदर ले जाता है और उन्हें भरने के लिए गिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है जिस लड़की को हमने पहले देखा था वो असल में इस गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट है और बेहद ही खूबसूरत है। इस लड़की का नाम एरिस है और वो उन्हें बताती है कि इस गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनके पास कोई रीजन होना चाहिए। तो हिरागी उसे बताता है कि वो इस वर्ल्ड में अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है। तो एरिस उनसे कहती है कि इस गिल्ड में तुम्हारा ज्वाइन करना तुम्हारे लिए बहुत ही सही रहेगा क्योंकि दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी गिल्ड में ही आती है। अगर वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो हिरागी के दोस्तों को ढूंढने में उनकी मदद कर सकते हैं। सारिया को भी ये गिल्ड बहुत ही पसंद आई थी तो हिरागी सारिया के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो अपना फॉर्म भरता है तभी दो अनजान लोग गिल्ड में आते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि हिरागी इस गिल्ड में नया है वो हिरागी को उनके साथ चलने को कहते हैं। हिरागी भी कोई सवाल नहीं करता और उनके साथ चलने को तैयार हो जाता है। सारिया को उसकी फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों एडवेंचरर हिरागी को अपने बॉस के पास लेकर आए थे। वो हिरागी का चेहरा अपने बॉस को दिखाते हैं। वो हिरागी का खूबसूरत चेहरा देखकर वो दोनों एडवेंचरर भी हैरान रह गए थे। लेकिन हिरागी अपने सामने देखता है कि उनके बॉस ने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं और वो अजीब तरीके से हिरागी से कहता है
तुम तैयार हो? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब उन दोनों एडवेंचरर्स ने भी अपने कपड़े उतार दिए थे। हिरागी को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उनकी हरकतें देखकर हिरागी घबरा जाता है और सामने वाली दीवार पे जंप मार के वहाँ से भाग जाता है और सीधा गिल्ड में आकर रुकता है। गिल्ड मास्टर और एरिस ये देखकर हैरान रह गए थे कि हिरागी मॉक्स ग्रुप से सही सलामत वापस आ गया है। हिरागी गुस्से में गिल्ड मास्टर से पूछता है कि वो उन तीनों का कुछ करते क्यों नहीं। गिल्ड मास्टर हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बस वही करते हैं जो कि वो अच्छे से कर सकते हैं, इसीलिए मैं उन्हें ये करने देता हूँ। अब एरिस उन्हें बताती है कि उनके कुछ छोटे मोटे टेस्ट होने वाले हैं जिससे कि वो ये तय करेंगे कि उन्हें किस लेवल के मिशन दिए जाएंगे और टेस्ट के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए टेस्ट प्रोटेक्टर ऑटोरिया उनके साथ होगी। एटोरिया एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो उन दोनों की टेस्ट प्रोटेक्टर नहीं बनना चाहती। हिरागी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टेस्ट प्रोटेक्टर कौन बनने वाली है। ये सुनकर आटोरिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हिरागी का कॉलर पकड़ लेती है। एरिस उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। गिल्ड मास्टर आटोरिया को बताता है कि हिरागी मॉक ग्रुप से सही सलामत वापस आया है, तो उसको लगता है कि हिरागी आटोरिया की प्री डिस्पोजिशन को सरवाइव कर लेगा। आटोरिया भी ये सुनकर शांत हो जाती है और उनकी टेस्ट प्रोटेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में आटोरिया उन्हें बताती है कि उनके 3 अलग अलग तरीके के टेस्ट होने वाले हैं। पहला उन्हें ऑर्फनेज के बच्चों को संभालना है, दूसरा उन्हें एक बिल्डिंग को तबाह करना है और तीसरा और आखिरी कि उन्हें किसी क्लाइंट के कुत्ते को वॉक पर लेकर जाना है। ऑर्फनेज के बच्चों को संभालने का काम सारिया ले लेती है। तो हिरागी और आटोरिया दूसरे टास्क को कंप्लीट करने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। आटोरिया उस बच्चे की मदद करती है, लेकिन जब वो उस बच्चे के जख्मों पर दवा लगा रही थी कि तभी पास में पड़ी कुछ लकड़ियाँ उनके ऊपर गिर जाती है। हिरागी ये देखकर बहुत डर जाता है कहीं उन दोनों को कुछ हो तो नहीं गया। पर हिरागी जब वहाँ जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि आटोरिया ने अपनी डिफेंस स्किल से उस बच्चे की और अपनी जान बचा ली थी। अब वो दोनों उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जिसको हिरागी को डिस्ट्रॉय करना था। आटोरिया हिरागी को उस बिल्डिंग के पास जाने से मना कर रही थी क्योंकि वो बिल्डिंग इतनी कमजोर थी कि हिरागी के हाथ लगाने से ही वो पूरी बिल्डिंग हिरागी के ऊपर ही गिर जाती है। आटोरिया को यह देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। आटोरिया को लग रहा था कि ये सब उसके साथ रहने की वजह से हुआ है, क्योंकि आटोरिया के साथ जब भी कोई होता था उसके ऊपर हमेशा मुसीबतें आती थी और इसी कारण आटोरिया ने अपने बचपन में ही कई अपनों को खो दिया था। इसीलिए आटोरिया हमेशा अकेली रहा करती थी ताकि उसकी वजह से किसी और पे परेशानी ना आए। लेकिन हिरागी को कुछ भी नहीं हुआ था। वो मलबे के अंदर से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। ये देखकर आटोरिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हिरागी को ही सुनाने लगती है कि अगर वो एडवेंचरर बनना चाहता है तो एक दिन उसकी लापरवाही की वजह से वो अपने दोस्तों को भी खो देगा। आटोरिया उससे बोलती है कि एक एडवेंचरर की ताकत उसका मैजिक या उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसे खतरे को महसूस करना आना चाहिए। अगर वो मर गया तो उसका मैजिक भी किसी काम का नहीं रहेगा। तभी आटोरिया को एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो रही है, इसीलिए वो शांत हो जाती है। लेकिन हिरागी अभी भी उसे घूर रहा था। ये देखकर आटोरिया को शर्म आ जाती है और वो वहाँ से निकल के तीसरे मिशन की ओर भागने लगती है। हिरागी समझ गया था कि आटोरिया बहुत ही काइंड है, बस वो किसी को दिखाती नहीं है। दूसरी तरफ हम हिरागी के दोस्तों को देखते हैं जिनको 5 महीने से ट्रेनिंग ही करवाई जा रही है, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्टर ये नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी लड़ाई के दौरान डीमन किंग के हाथों मारा जाए। तो उसके हिसाब से अगर ये लोग किसी पीसफुल वर्ल्ड से आए हैं तो उन्हें यहाँ पर भी पीसफुल ही रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिरागी का बस एक आखिरी टेस्ट ही बाकी रह गया है जिसमें उसे एक कुत्ते को वॉक पर लेकर जाना है। पर वो कुत्ता असल में एक भेड़िया निकलता है जो हिरागी की चड्डी फाड़ देता है। उस भेड़िया की मालकिन को लगता है कि हिरागी को इसमें बहुत मजा आ रहा है। आटोरिया हिरागी से मजाक में बोलती है कि वो चिंता ना करे, अगर वो खतरे में पड़ेगा तो वो उसको बचा लेगी। तभी उस भेड़िया की मालकिन आटोरिया से बोलती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही खुश रहने लगी है, कहीं इसका कारण हिरागी तो नहीं। ये सुनकर आटोरिया तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस इसकी टेस्ट प्रोटेक्टर है। अब हम गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर गिल्ड मास्टर हिरागी को उसके मिशन कंप्लीट करने का इनाम अपने कच्चे से निकाल कर देता है, जिस पर हिरागी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। खैर हिरागी और सारिया के पास अभी कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, तो आटोरिया उन्हें एडवाइस देती है कि वो जहाँ पर रह रही है वो भी वहाँ पर रह सकते हैं। आटोरिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गिल्ड मास्टर और एरिस को बहुत बड़ा झटका लगता है। आटोरिया बहाना बनाने की कोशिश करती है और वो बोलती है कि वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वहाँ का रेंट बहुत कम है और वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है और हिरागी और साइची भी वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे एडवेंचरर बनने के लिए हिरागी और साइची का एक लास्ट टेस्ट बाकी रह गया है जिसमें उनको सिर्फ 10 मेडिकल हर्ब्स को कलेक्ट करना है। लेकिन हिरागी बात पूरी सुने बिना ही उन्हें जंगल में ढूंढने निकल जाता है। सारिया ने
ने जल्दी ही अपने टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन हिरागी को पूरे जंगल में एक भी हब नहीं मिलता, इसीलिए वो रेयर मशरूम ही उठा लाता है। लेकिन ये हब तो वहीं उनके पैरों के नीचे ही उग रहे थे, जो देख हिरागी शर्म से कहीं डूब मरना चाहता था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ 5 हब ही बाकी रह गई है, इसलिए हिरागी को वापस जंगल में ही जाना होगा। अब जंगल में उसको हब्स तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसका सामना कुछ मॉन्स्टर से हो जाता है जो किसी इंसान को टपकाने की बातें कर रहे थे। हिरागी को उनकी बातें सुनाई दे गई थी, लेकिन वो गधा फिर भी सोचता है कि वो उनसे मेडिकल हब्स के बारे में पूछेगा, और वो ऐसा ही करता है। अब एक इंसान को वहाँ देखकर वो सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर हिरागी ने उनकी बातें सुन ली होगी तो आज उनका बॉस उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब अपनी जान बचाने के लिए वो हिरागी को मारने का सोच लेते हैं, इसीलिए वो अपने सबसे ताकतवर साथी जायंट मॉन्स्टर को वहाँ बुलाते हैं। वो वाकई में बहुत बड़ा था और ताकतवर भी। वो हिरागी को अपनी थापी के नीचे दबा देता है। सबको वहाँ लग रहा था कि हिरागी वहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हिरागी ने उस मॉन्स्टर की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो उसकी थापी को ही तोड़ देता है। ये देख सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा काम यहाँ पहले ही खत्म हो चुका था, इसीलिए आज हम तुम्हें जाने दे रहे हैं। अगर तुम फिर कभी मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। हिरागी को पूरे जंगल में हर्ब्स के अलावा जो भी मिलता है वो सब उठा लाता है, तो आटोरिया भी उस पर तरस खा के उसको अपने 5 हर्ब्स दे देती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं 3 मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो डीमन आर्मी की 3rd डिवीजन की कैप्टन लिया के सामने झुके हुए थे। लिया उन तीनों को सजा देने वाली थी, क्योंकि ये तीनों उसकी बात ना मानकर इंसानों के बीच चले गए थे और वहाँ से पिटकर भी आ गए। उन तीनों में से एक मॉन्स्टर बोलता है कि उन्होंने टाउन में बहुत सी जगहों पर ट्रांसपोर्टेशन मैजिक लगा दिया है, जो भी उस पर पैर रखेगा वो सीधा ब्लैक ड्रैगन के डंजन में जा गिरेगा। लिसा को ये बात सुनकर बहुत ही दुख होता है। साफ तौर पे वो नौटंकी कर रही थी। खैर, उसकी बात ना मानने के लिए वो इन तीनों को 500 बार कोड़ों से मारने वाली है। शहर के बाहर सारिया और हिरागी आटोरिया का वेट कर रहे थे, तभी उन्हें वहाँ क्रूड मिल जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये उनका फाइनल टेस्ट होने वाला है। जब क्रूड हिरागी से आटोरिया की तारीफ कर रहा था, तभी वहाँ आटोरिया भी आ जाती है। आटोरिया ये देख हैरान थी कि हिरागी और क्रूड एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। खैर, उनके आखिरी टेस्ट में उन्हें कमजोर स्लाइम्स को मारना है। सारिया फिजिकल कॉम्बैट में अच्छी है, तो वो अपने गोरिल्ला हाथों का यूज करेगी। अब जब हिरागी एक स्लाइम को मारने ही जा रहा था, तभी वो अचानक ही गायब हो जाता है। आटोरिया ये देखते ही समझ चुकी थी कि यहाँ किसी ने टेलीपोर्टेशन मैजिक बिछाया है। वो सबको सतर्क करने गिर जा रही थी, लेकिन गलती से वो अपना पैर उस जाल के ऊपर ही रख देती है। अब उसके टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले हिरागी और साइची आटोरिया को पकड़ लेते हैं और वो तीनों ही ड्रैगन के डंजन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसका एहसास ड्रैगन को भी हो चुका था। वो तीनों ड्रैगन के डंजन में फंस चुके थे। आटोरिया को उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसको बचाने के चक्कर में वो दोनों भी यहाँ फंस चुके हैं। खैर, अब वो लोग एक दूसरे से अलग ना हो जाएं, इसीलिए आटोरिया उन्हें गाइड स्टोन देती है, जो उन्हें एक दूसरे की लोकेशन बताता रहेगा। साथ ही अगर उनका कोई साथी किसी खतरे में होता है तो इसका रंग लाल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए आटोरिया का पहला ही कदम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देता है। वो दीवार बहुत ही मजबूत थी, इसीलिए आटोरिया को कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा। साइची और सारिया के पास गाइड स्टोन था, जिससे वो आटोरिया को ढूंढ सकते थे, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं है कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे तैसे वो पत्थर चमकने लगता है, लेकिन वो रास्ता दीवार के उस पार ही दिखा रहा था, जो उन्हें एक और बार डिसअपॉइंट कर देता है। इसीलिए अब उनको खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। दीवार के दूसरी ओर आटोरिया को भी कई ताकतवर मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ रहा था, जिनको वो जैसे तैसे मार तो देती है, लेकिन उसकी हालत आधी अधमरी सी हो चुकी थी। सारिया और हिरागी को इस डंजन के अंदर डेड एंड के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन वहाँ एक तो कमरा था जिसके अंदर ट्रेजर चेस्ट रखा हुआ था। पूरे डंजन में ये इकलौता कमरा है जो सबसे अलग दिख रहा था, तो हिरागी समझ जाता है कि ये जरूर कोई ट्रैप है, इसीलिए वो इसे ना खोलने का ही फैसला करता है। लेकिन तभी उस चेस्ट बॉक्स से कोई आवाज आती है। हम देखते हैं कि ये चेस्ट बॉक्स इंसानों की तरह बोल सकता है और इंसानों के जैसे ही इसके हाथ और पैर भी हैं। वो हिरागी के ऊपर अटैक कर देता है। हिरागी ऐसी अजीब चीज को देख घबरा गया था। वो गलती से उसके ऊपर हमला कर देता है और वो चेस्ट बॉक्स वहीं खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही वहाँ एक और नया चेस्ट बॉक्स अपीयर होता है, जिसके अंदर उस चेस्ट बॉक्स की बायोग्राफी बुक थी। एक गोल्डन टाइम था जब हर एडवेंचरर या एक्सप्लोरर को डंजन में जाने के लिए चेस्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती थी, जिसमें वो अपना ढूंढा हुआ खजाना रखते थे। लेकिन जब से आइटम बॉक्स इन्वेंट किया गया है, लोगों ने चेस्ट बॉक्स को भुला ही दिया था। इस अकेलेपन ने उसे इंसानों की तरह बोलना, चलना और जादू करना सिखा दिया। उसने सोचा होगा कि शायद अब इंसान उसे अपना लेंगे, लेकिन इंसानों ने उसको मॉन्स्टर बोलकर उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब चेस्ट बॉक्स के अंदर एक और रिंग थी, जिससे किसी का भी गुड लक 2 गुना माइनस में जा सकता था। तभी वो गाइड स्टोन लाल रंग में चमकना शुरू कर देता है। अरे ये कहाँ चमक रहा है?
आटोरिया जरूर कोई बहुत बड़े खतरे में है। दूसरी तरफ आटोरिया एक विशालकाय गेट के बाहर खड़ी थी। इसके अंदर जाने के अलावा यहाँ कोई और रास्ता नहीं था। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और सामने ब्लैक ड्रैगन था, डीमन लॉर्ड की आर्मी का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर। आटोरिया निडर होकर ब्लैक ड्रैगन पर हमला करती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हिरागी और साइची को समझ आ चुका है कि आटोरिया बहुत ही बड़े खतरे में है, पर वो क्या करे क्योंकि वो पत्थर अभी भी दीवार के उस पार ही रास्ता दिखा रहा है। हिरागी गुस्से में दीवार पर कई मुक्के मारता है, जिससे दीवार तो नहीं पर उसका हाथ जरूर टूट जाता है। आटोरिया पहले से ही घायल थी और इस ड्रैगन से लड़ते हुए वो और भी कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी लड़ती है। हिरागी और साइची को बचाने के लिए आटोरिया अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म कैलिमिटी बशर को अनलिश करती है। ड्रैगन को एक इंसान से इतनी ताकत की उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन कई कोशिशें करने के बावजूद आटोरिया हार जाती है और ड्रैगन अपने फायर ब्लास्ट से उसे खत्म करने चाह रहा था, लेकिन मौके पर हिरागी और साइची वहाँ आ जाते हैं और आटोरिया को बचा लेते हैं। इसके बाद हिरागी अपना स्पेशल हीलिंग पोशन आटोरिया को देता है और खुद सामना करता है ब्लैक ड्रैगन का। इसके कुछ देर पहले हिरागी के एक और पंच से वो दीवार टूट गई थी, जिसके बाद वो इंस्टेंट मूवमेंट से यहाँ आ जाता है। अब प्रेजेंट में ड्रैगन उसके ऊपर फायर ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन इंस्टेंट मूवमेंट से हिरागी उसे डॉज कर लेता है और तेजी से ड्रैगन की ओर ही बढ़ रहा था, लेकिन ड्रैगन का सुप्रीम क्लो सीधा हिरागी को ही जा लगता है। उसने ब्लैक ड्रैगन को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। अपने अप्रेजल से उसे पता चलता है कि इस ड्रैगन का लेवल 5000 यानी जेनोस के 2 गुना था। वो बस ड्रैगन के हमले को सिर्फ डॉज ही कर सकता था, पर ड्रैगन के पास एक ऐसी भी पावर थी जिससे वो किसी की बॉडी को भी कंट्रोल कर सकता था। वो हिरागी को पकड़कर सीधा उसे दीवार में फेंक मारता है और अब तक हिरागी भी अपने घुटनों पर आ चुका था। अब इस लड़ाई का अंत समीप आते हुए ड्रैगन अपना सबसे ताकतवर हमला बॉटमलेस इन्फर्नो से हिरागी का नामो निशान मिटाने वाला था। तभी सारिया हिरागी को याद दिलाती है कि उसके पास एक मैजिक और बाकी है। हिरागी अपने डैगर को समन करता है और फॉल डिजास्टर से पूरी जगह को पानी से भर देता है, जिसमें वो खुद भी बह जाता है। इस हमले से ड्रैगन का हमला भी बेकार हो चुका था, पर ड्रैगन फिर से फायर ब्लास्ट से हमला करता है। हिरागी उसे डॉज करता है, पर फिर से ड्रैगन उसको फ्रीज कर देता है और सुप्रीम क्लॉ से इस कहानी का अंत करने जा रहा था। हिरागी अपने आप को मूव करने की पूरी कोशिश कर रहा था, तभी अचानक ही उसको 2 नई स्किल मिल जाती है। हिरागी ड्रैगन के मैजिक से छूटकर एक सीक्रेट स्किल से ड्रैगन को कई हिस्सों में काट देता है। इस लड़ाई का ये अंत ड्रैगन को पसंद नहीं आता। वो तो अपने मालिक के साथ यहाँ खुशी से रहना चाहता था। खैर, ब्लैक ड्रैगन का आखिर अंत हो चुका है। हिरागी का भी लेवल बढ़ चुका है। अब वो यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं, लेकिन रास्ता किधर से है वो तो अब तक इन्हें मिला ही नहीं। हिरागी सारिया को शांत करता है। जरूर ड्रैगन से मिले आइटम्स में कुछ ऐसा होगा जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इनमें ड्रैगन का एक मोती था, जिसको खाने से फिजिकल स्ट्रेंथ और मैजिक इंक्रीज हो जाता है। इसको खाते ही हिरागी को स्पेस मैजिक नाम का एक और नई स्किल मिल जाती है, जिससे अब वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इन आइटम्स के बीच ब्लैक ड्रैगन की किताब भी थी। एक समय पर ब्लैक ड्रैगन इंसानों का रक्षक हुआ करता था, लेकिन उसकी पावर्स को देखते हुए इंसानों को ख्याल आया उसकी चमड़ी से हथियार बनाने का, जिसके बाद उन्होंने ब्लैक ड्रैगन का शिकार करना शुरू कर दिया। तब उसको डीमन लॉर्ड ने इंसानों से बचाया था, लेकिन हीरोज के हाथों डीमन लॉर्ड मारा जाता है और इसके बाद ड्रैगन को इस डंजन में सील कर दिया गया था। तभी हिरागी के सिर पर धमाका होता है और हमें मिस्टर शिप का लेटर मिलता है, जिसमें वो हिरागी को कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे, क्योंकि वो अपनी इंसानियत खोने में एक कदम और आगे आ चुका है। साथ ही उसने ड्रैगन को भी डीमन लॉर्ड से मिलने नहीं दिया। इसी तरह मिस्टर शिप हिरागी को चिढ़ा रहे थे और वो बोलते हैं कि ऐसे ही मिशंस को पूरे करते रहो और मुझे यूं परेशान मत करना, क्योंकि मित्र मैं वेकेशंस पर जा रहा हूँ। इसके बाद वो तीनों स्पेस मैजिक से वापस अपने टाउन में आ जाते हैं। हिरागी ने आटोरिया को अपनी गोद में उठा रखा था, जो देख वो शर्मा जाती है। वो हिरागी को उसे उतारने को बोलती है। सारिया उन्हें समझाती है कि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, पर आटोरिया के हिसाब से समझना तो उनको चाहिए, क्योंकि आटोरिया का बैड लक -2 लाख से भी ज्यादा है, जिससे उसके करीब रहने वालों को हमेशा खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस अनलक का कोई तोड़ भी नहीं है, इसीलिए जो भी उसके साथ होगा उसे उसकी बुरी किस्मत के साथ ही जीना होगा। इसके बाद वो तीनों वापस गिल्ड जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर और एरिस जब से वो लोग गायब हुए थे तब से वो लोग उनके लिए बहुत ही परेशान हो रहे थे, और अब उन्हें खुशी है कि आखिर वो लोग वापस आ चुके हैं। आटोरिया को कुछ समझ नहीं आता कि उस जैसी कैलिमिटी के लिए कोई ऐसे परेशान क्यों होगा। हिरागी उसे समझाता है कि जैसा वो सोचती है वैसा कुछ भी नहीं है, उन्हें उसकी बदकिस्मती से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आटोरिया की परवाह करते हैं। आटोरिया ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। हिरागी को समझा नहीं था कि वो ऐसे क्यों चली गई, कहीं उसने कोई कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। हिरागी भी आटोरिया को ढूंढने निकल जाता है। अब एक बार फिर हम वापस से उन्हीं मॉन्स्टर्स को देखते हैं, जिनको लिया बताती है कि ब्लैक ड्रैगन मारा जा चुका है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन डीमन आर्मी में सबसे
ताकतवर ही नहीं, वो डीमन लॉर्ड से भी ताकतवर था और जिसने ब्लैक ड्रैगन को मारा है वो जरूर मॉन्स्टर्स के खिलाफ ही होगा। दूसरी तरफ हिरागी पूरे टाउन में अटोरिया को ढूंढ रहा था। उसके पास अभी भी अटोरिया का दिया हुआ वो गाइड स्टोन था जिससे वो उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। अब वो अटोरिया को ढूंढते ढूंढते वो अटोरिया की दोस्त एड्रीना से टकरा जाता है। हिरागी उससे अटोरिया के बारे में पूछता है लेकिन ये बात उसे खुद हिरागी से पता चली थी। वैसे एड्रीना अटोरिया के प्रॉब्लम्स के बारे में जानती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि हिरागी उसका ख्याल रखे, पर ये बोलने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हिरागी के लिए अटोरिया बहुत ही खास है। आखिर में वो गाइड स्टोन से वहाँ पहुँच ही जाता है जहाँ पे अटोरिया थी। ये वही जगह थी जहाँ पे हिरागी का पहला टेस्ट हुआ था। वहाँ अटोरिया उदास और सहमी हुई बैठी थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है जो लोग उसको पसंद करेंगे, जबकि वो बस दूसरों के लिए बस परेशानी ही खड़ी करती है। हिरागी अब समझ चुका था कि अटोरिया अभी भी बहुत उदास है, इसीलिए वो पीछे से उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि वो हमेशा ही उसके साथ है। उसके दुखी वक्त में वो हमेशा उसके साथ है, उसके अकेलेपन में वो हमेशा उसके पास रहेगा। वो बस उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहता है। अटोरिया को ये सब सुन बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लेकिन हिरागी को उसको पकड़े हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी, जिस वजह से उन दोनों को ही शर्म आ रही थी। तभी हिरागी को याद आता है कि उसके पास एक नेगेटिव लक रिंग भी है। वो उस रिंग को अटोरिया की उंगली में पहना देता है क्योंकि अटोरिया का लक नेगेटिव में है और ये रिंग भी नेगेटिवली ही काम करती है, यानी इसका असर अटोरिया के ऊपर ऑपोजिट ही काम करेगा, यानी कि अब अटोरिया कैलिमिटी नहीं है। तो हिरागी बोलता है कि अब हम अपनी लाइफ को खुशी से जी सकते हैं और इसमें वो हमेशा उसको सपोर्ट करेगा। ये सुन अटोरिया के दोनों गाल लाल हो जाते हैं और वो शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। हिरागी को समझा नहीं था कि अब अटोरिया को क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती से अटोरिया को प्रपोज ही कर दिया। वो उसको समझाने के लिए उसके पीछे भागता है, पर हिरागी को वो थोड़ी खुश दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो इस वक्त के लिए इसे टाल देता है। दूसरी तरफ अटोरिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। इसके बाद हिरागी जब भी अटोरिया के सामने आता वो उसे अवॉइड कर देती थी। हिरागी भी इससे परेशान हो चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अटोरिया उसको यूं इग्नोर क्यों कर रही है। अब हिरागी को लगने लगता है कि अटोरिया उसको हेट करती है, तभी वो उसको यूं इग्नोर कर रही है। तब सारिया उसको बताती है कि आज वो फिर से ऑर्फनेज जाने वाली है। तब हिरागी भी यहाँ इस वर्ल्ड के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। उसे खासकर अपने दोस्तों का पता लगाना है। वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने गिल्ड में जाता है, लेकिन वहाँ वो दोनों हिरागी के सामने अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करने लगते हैं। लेकिन हिरागी जानना चाहता था कि इन कुछ दिनों में कोई खास इवेंट किसी शहर में हुआ था। गिल्ड मास्टर को याद आता है कुछ वक्त पहले ही कुछ हीरोज को दूसरे वर्ल्ड से यहाँ समन किया गया है डीमन किंग को मारने के लिए। हिरागी इसके बारे में ही जानना चाहता था, लेकिन वो हैरान भी था कि डीमन किंग से उसके दोस्तों का सामना होने वाला है। गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर वो इसके बारे में और जानना चाहता है तो उसे और इन्फॉर्मेशन रॉयल लाइब्रेरी में मिलेगी, जिसका मैप वो अपने कच्चे से निकाल कर देता है। अरे यार ये कैसा नमूना है। दूसरी तरफ हम किंग को देखते हैं जो हमारे हीरोज के दोस्तों पर ही नजरें रख रहा था। अब तक हीरोज डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए थे, इस वजह से वो बहुत ही टेंशन में था कि अगर डीमन लॉर्ड जाग गया तो तब उन्हें कौन बचाएगा। जादूगर बोलता है कि समन किए गए हीरोज डीमन से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जाकी उन्हें लड़ने नहीं दे रहा है। तो जादूगर बोलता है कि हमें सारे हीरोज को बार्बड और मैजिक एकेडमी में भेज देना चाहिए। वो ए रैंक एडवेंचरर्स की एकेडमी है, वहाँ पर ये लोग अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। और वैसे भी सारे समन किए गए हीरोज आखिर बच्चे ही हैं, तो उन्हें फुसलाना भी आसान है। लेकिन किंग को शक था कि वो उनकी बात नहीं मानेंगे। तो जादूगर किंग को एक जादुई ब्रेसलेट दिखाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हिरागी को देखते हैं जो रॉयल एकेडमी में डीमन लॉर्ड के बारे में पढ़ रहा था। उसको हर एक किताब में शैतान दिखाया गया है, पर हिरागी जानता था कि इंसान भी शैतान से कम नहीं है, इसीलिए वो इसमें कंफ्यूज है कि आखिर सही कौन है। वो ऐसे ही किताबों को पढ़ते जा रहा था और उसे नई नई स्किल्स मिलती जा रही थी। वो कई सारे किताबों के पन्ने तेजी से पलटने लगता है और उसे उतनी ही तेजी से स्किल्स मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि यही वो स्पेशल स्किल था जो गॉड ने उसे यहाँ समन करने से पहले दिया था। इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी हिरागी को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब उसे भूख भी लगने लगी थी, तो वो बाहर कुछ खाने के लिए निकल पड़ता है। अब रोड के एक कोने पर उसको एक लड़की दिखाई देती है जिसके कान एक जानवर की तरह थे। वो लड़की वहाँ कुछ पेंटिंग्स को बेच रही थी। हिरागी देखता है कि ये तस्वीरें तो बहुत ही खूबसूरत है और ये सारी तस्वीरें इस लड़की ने खुद ही बनाई है। हिरागी इन तस्वीरों में से एक तस्वीर को लेने का मन बना लेता है। वो ये लड़की सुन हैरान हो गई थी, क्योंकि हिरागी वो पहला था जो उससे पेंटिंग खरीद रहा है। हिरागी उस पेंटिंग को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। तभी हिरागी को पास की ही गली से बहुत स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। वहाँ पर एक कैफे था, लेकिन अंदर जाने से वो घबरा रहा था कि कहीं उसके साथ वो फिर से ना हो जाए जो उसके साथ गिल्ड में पहले दिन हुआ था। पर हिरागी की भूख उसे अंदर जाने के लिए मजबूर कर देती है। अंदर कैफे का
मालिक और एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी हिरागी को पहचान लेता है कि वो यहाँ से नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और हम आटोरिया को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान गलियों में घूम रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिल को उसके सामने आते ही क्या होने लगता है। तभी हमें एड्रियाना दिखाई देती है जो आटोरिया से बोलती है कि वो उसकी बीमारी के बारे में जानती है। दूसरी तरफ हम हिरागी को उसी कैफे में देखते हैं जो वहाँ पे मीट नूडल्स खा रहा था। इतना स्वादिष्ट खाना उसने यहाँ पहली बार खाया था। इस आदमी का नाम रेंस है, यहाँ का एक नॉर्मल सिटीजन। उसने हिरागी को देखते ही पहचान लिया था कि वो यहाँ से नहीं है, यानी जरूर तुम एक एडवेंचरर हो। हिरागी उसे बताता है कि वो हाल ही में ही एक ऑफिशियल एडवेंचरर बना है। हिरागी के नाम से रेंच को लगता है कि हिरागी नॉर्थन नेशन से है जहाँ के वॉरियर्स बहुत ही ताकतवर होते हैं। हिरागी उसकी हाँ में हाँ मिलाया जा रहा था। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं इन दोनों को ये न पता चल जाए कि हिरागी इस वर्ल्ड से ही नहीं है। दूसरी तरफ हम एड्रियाना और आटोरिया को देखते हैं। एड्रियाना आटोरिया को बताती है कि वो हिरागी के प्यार में पड़ चुकी है। ये बात मानने को आटोरिया राजी ही नहीं थी, वो बस शर्मा ही जा रही थी। तो एड्रियाना उससे पूछती है कि उसके लेफ्ट हैंड में हिरागी की पहनाई हुई उस रिंग का आखिर क्या मतलब है। आटोरिया बोलती है कि हिरागी के पास पहले से ही सारिया है। ये कहते हुए उसके बहते आंसू एड्रीना के सामने सब बयां कर देते हैं कि वो सच में प्यार में पड़ चुकी है। अब आटोरिया भी एड्रीना के सामने सब कुछ कन्फेस कर देती है। वो बोलती है कि वो हाँ हिरागी से प्यार करती है, उसे हिरागी चाहिए पर वो शायद उसे पा नहीं सकती। एड्रीना बोलती है कि अब बस सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ हम कैफे में हिरागी को देखते हैं जिसने बातों बातों में उनको रिंग के बारे में भी बता दिया था, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ लेफ्ट हैंड में रिंग पहनाना कन्फेशन का साइन है। हिरागी की फटके 4 हो जाती है क्योंकि अगर अब वो ये कहेगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी या तो ये उसने गलती से कर दिया तो हिरागी को सरकार के द्वारा मार दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको उसके छोटे भाई से अलग कर दिया जाए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। हिरागी के चेहरे पर ये डर देखकर वो दोनों समझ आते हैं कि हिरागी के दिल में कोई और लड़की है। रेंज कहता है कि उसे दोनों से प्यार करना चाहिए, जो सुन हिरागी को शर्म आ जाती है। तब कैफे का ओनर हिरागी को सलाह देता है कि उसे सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए, उसे अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए और अपने प्यार को भी इसके बारे में बता देना चाहिए। हिरागी उसकी बात को समझ रहा था और इस सलाह के लिए वो उसे शुक्रिया अदा कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैफे का ओनर रेंज से बोलता है कि उसे हमारे बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। रेंज बोलता है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, वैसे भी यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर उसे यहाँ पिक करने आ रही है। दूसरी तरफ हिरागी सारिया को लेने ऑर्फनेज जा रहा था। रास्ते में वो ये भी सोच रहा था कि आगे अब उसे क्या करना है। अब सारिया को बुलाने से पहले हिरागी आटोरिया को कैसे समझाना है उसकी तैयारी करने लगता है कि तभी सामने से आटोरिया वहाँ आने लगती है। ये हिरागी के पास सब क्लियर करने का अच्छा मौका था, लेकिन इससे पहले कि हिरागी कुछ कह पाता आटोरिया उसे जोर से किस कर लेती है। वो बोलती है कि वो जानती है कि हिरागी ने उसे रिंग उस फीलिंग से नहीं पहनाई थी, बट स्टिल वो उससे प्यार करती है। वो जानती है कि उसके पास सारिया है, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि हिरागी उसको भी प्यार करे। हिरागी एक को चुन नहीं सकता था और आटोरिया को वो मना नहीं कर पा रहा था। हिरागी उससे कन्फेस करने वाला था कि तभी ऑर्फनेज के अंदर से सारिया बाहर निकलती है। सारिया को देख हिरागी का मूड बदल जाता है। अब वो उसको समझाने लगता है, लेकिन सारिया उसे बोलती है कि उसे ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे हिरागी के सिवाय उसका कोई भी नहीं है, पर उसका हिरागी पर कोई हक भी नहीं है, और वैसे भी सारिया आटोरिया को भी पसंद करती है। इससे वो तीनों एक फैमिली बन जाएंगे। अब सारिया की बात मानकर हिरागी आटोरिया को प्रपोज कर देता है। आटोरिया बोलती है कि अब वो उसको उसके निकनेम आर से बुलाएगा। इस नाम से उसको बस वही लोग बुला सकते हैं जो उसके करीब होते हैं। इसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं और पता नहीं कहां से ये सारे लोग उन्हें कांग्रेचुलेशन करने यहाँ आ जाते हैं, और इस तरह इनकी हैप्पी फैमिली बन जाती है। तो हमारा हिरागी आखिर ऑफिशियल एडवेंचरर बन चुका है, पर अब तक उसके पास कोई घोड़ा ही नहीं है, और एक घोड़ा तो एडवेंचरर की पहचान होती है। तो गिल्ड मास्टर हिरागी को अपने कच्चे से एक मैप निकाल के देते हैं, जिसके अंदर उस जगह का रास्ता था जहां उसे घोड़ा मिलेगा। हिरागी के पास घोड़ा न होने की वजह से गिल्ड मास्टर उसे अपने घोड़े से खेलने को बोलते हैं, जिसके बाद हिरागी को घोड़े की तलाश में अकेले ही जाना पड़ता है, क्योंकि सारिया वापस ऑर्फनेज गई हुई है और आटोरिया कुछ क्वेस्ट को कंप्लीट करने, वरना घर में खाना कहां से आएगा। अब घोड़ों के अस्तबल में पहुंचने के बाद हिरागी को वहां सबसे पहले रॉयल कप के बारे में पता चलता है, जो कि घोड़ों की रेस है। इसमें एडवेंचरर मैजिक और वेपन का भी यूज करते हैं, और इसी के बिहाफ पर वो हिरागी को तेज घोड़े दिखाता है। उनमें से तो एक घोड़ा ऐसा था जो उसके छूने भर से ही वहीं खत्म हो गया था। ये घोड़े बाकी घोड़ों के मुकाबले भाग
भागने में बहुत ही तेज होते हैं, लेकिन ये दिमाग के बड़े ही बेवकूफ होते हैं। कभी कभी तो ये सांस लेना भी भूल जाते हैं और उसी से मारे जाते हैं। वैसे माली के पास एक घोड़ा और बाकी था। जो घोड़ा कम हिरागी को गधा ज्यादा लग रहा था, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर था। पर ये जंगली होने की वजह से किसी को अपने पास आने नहीं देता। तभी अचानक से वो घोड़ा अपने मालिक को ही मारने लगता है। साले तू बेचेगा मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिरागी वहाँ खड़ा बस हैरानी हो सकता था। तभी उसको एक न्यू स्किल मिल जाती है, जिससे अब वो कोई भी भाषा को समझ सकता था। हिरागी को पता चलता है कि ये फीमेल डंकी किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रही है जो उसके लायक हो, और उससे पहले वो नहीं चाहती कि कोई उसे टच भी करे। साले टच भी करता है। खैर वो डोंकी भी समझ चुकी थी कि हिरागी उसकी भाषा को समझ पा रहा है। वो हिरागी को अंदर बुलाती है और उसके ऊपर एक घातक हमला कर देती है, लेकिन हिरागी उसकी टांगों को ही पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर उठा देता है, जिसके बाद वो डोंकी भी अपनी हार मान लेती है। वो समझ चुकी थी कि हिरागी कोई आम इंसान नहीं है, इसीलिए वो चाहती थी कि हिरागी उसका मास्टर बन जाए। हिरागी भी उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद वो अपना नाम लुलुना हिरागी को बताती है। अब हिरागी उसको खरीदना चाहता था, लेकिन अब तक अस्तबल के मालिक को ठीक से होश नहीं आया था। वो हिरागी को बच्चा समझकर उसे स्कूल जाने को कहता है। ये सुनकर लुलुना उसके मुंह पर जोर की लात मार देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और थोड़ी बहुत पेट पूजा करके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हिरागी की नजर उसी एनिमल ईयर वाली लड़की पर जाती है, जिसको कोई लड़का वहाँ पर परेशान कर रहा था। पर हमें पता चलता है कि ये तो उसी लड़की का भाई है, जो उसे पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने को कन्विंस कर रहा था। इस लड़के का नाम मे है, जो अपनी बहन माई की ही तरह एक पेंटर है, लेकिन उसकी बनाई पेंटिंग ज्यादा कुछ खास नहीं थी। खैर ये पेंटिंग कंपटीशन रॉयल कप के 1 महीने बाद ही होने वाला है, और मेरे को पता चलता है कि हिरागी ने उसकी बहन की पेंटिंग्स को पहले भी पसंद किया था। तो वो हिरागी को उसे समझाने को कहता है। तो माई को मोटिवेट करने के लिए हिरागी लुलुना के साथ रॉयल कप में हिस्सा लेने का फैसला करता है, जिसका 5th प्राइज तांबुली नाम की एक रेयर मछली थी। अब खाने का नाम सुनकर लुलुना भी एक्साइटेड हो जाती है, और वो रेस का दिन भी बहुत ही जल्दी आ जाता है। यहाँ आटोरिया और सारिया भी इन्हें यहाँ चीयर अप करने आई थी, लेकिन ये रेस इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार के कैंडिडेट्स बहुत ही जोश में लग रहे हैं। क्योंकि वेलकरी लोरना बताती है कि इस रेस का 2nd प्राइज वल्करी लीडर की हॉट पिक्स है, और 1st प्राइज में आपको सारी वल्करी के साथ एक पूरा दिन बिताने को मिलेगा, जो कि ये प्राइस पूल लुलुना और हिरागी को बहुत ही घटिया लगता है। इसीलिए वो अपनी तांबुली पर ही फोकस करेंगे, लेकिन ये प्राइस पूल पूरे स्टेडियम में एक नई जान भर देता है। यहाँ मे और माई भी उन्हें यहाँ सपोर्ट करने आए थे। अब रेस शुरू होती है। इन्हें पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाकर यहाँ वापस आना था। रेस की शुरुआत में ही कुछ घोड़े बस कैनन की आवाज सुनकर ही वहाँ मारे जाते हैं, लेकिन इससे भी बदतर हालात हिरागी के चल रहे थे, क्योंकि लुलुना रेस में भाग ही नहीं पा रही थी। वो 5th प्राइज तांबुली के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, और अब उसे यहाँ भूख लग रही है। इनका ऐसा इनएक्टिव बिहेवियर देख क्राउड में सारे लोग उन पर गुस्सा हो जाते हैं। हिरागी अपने आइटम बॉक्स में कुछ खाने लायक ढूंढता है, तभी उसे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का एक बीज मिलता है, जिसे कि वो लुलुना को खिला देता है। लेकिन आगे रेस बहुत ही इंटेंस हो चुकी थी। एक कैंडिडेट अपने वुल्फ विसल से वहाँ कई सारे बी रैंक मॉन्स्टर्स को बुला लेती है, लेकिन हालात तो तब बदतर हुए थे जब उन सबके बीच ए रैंक का मॉन्स्टर भी था। हर कोई रेस से पीछे हट रहा था। वेलकरीज भी इस रेस को कैंसिल करने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई एडवेंचरर अपने गधे पे सवार हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसको देख पूरे स्टेडियम में एक नई जान भर जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा हिरागी ही था। किसी को कोई शक भी नहीं होता कि उसकी खुद की फटी पड़ी है। उस बीज को खाने के बाद लुलुना अपनी स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो तेजी में उन वुल्फ्स के बीच में ही कूद जाती है और बिना लड़े सबको पीट कर इस रेस को जीत जाती है। ये देख माई को भी बहुत हिम्मत मिली थी। अब उसे पता है कि उसे कंपटीशन में क्या बनाना है। वैसे एक बुरी खबर है कि ये लोग गलती से फर्स्ट आ चुके हैं, यानी अब उनको तांबुली नहीं मिलेगी। इसीलिए लुलुना बच्चों की तरह रोए जा रही थी। मेरी मछली। हिरागी उसे समझाता है क्या हुआ अगर हम तांबुली नहीं जीत पाए। अभी तो ऐसी बहुत सी चीजें बाकी है दुनिया में जिसे हमारा खाना बाकी है। हम अगली बार जरूर जीतेंगे। लुलुना हिरागी को गले लगा लेती है और उसे पकड़ के रोने लगती है। मास्टर तुसी मछली खिलाओगे ना? तभी हम देखते हैं कि लुलुना का अपीयरेंस चेंज हो रहा है और वो सुंदर सी बिना कपड़ों की लड़की में तब्दील हो जाती है। आटोरिया ने हिरागी को उसके साथ देख लिया था और वो गलत समझ लेती है, लेकिन हिरागी
समझाता है कि ये शायद फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। आर्टोरिया ऐसी फालतू बातें सुनकर कन्विंस नहीं होती तो सारिया बताती है कि वो भी पहले मॉन्स्टर ही थी, लेकिन फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाने के बाद उसके पास भी अब एक ह्यूमन फॉर्म है। आर्टोरिया को ये देख चक्कर आ रहे थे। वो लुलुना को अपने साथ ले जाती है और 20 मिनट बाद उसके प्रेजेंस को पूरी तरह से चेंज कर देती है। अब जब वो अपनी खुशी मना ही रहे थे तभी दो वेलकरीज वहाँ आती है और हिरागी को अरेस्ट कर लेती है। ना उसे पता है कि उसे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है और ना वो लोग बताते हैं। हिरागी बस ये कहता रह जाता है कि वो बेकसूर है। दूसरी तरफ डीमन किंगडम में सभी डीमन जनरल्स की मीटिंग चल रही थी। यहाँ आज एक जरूरी बात पर चर्चा होने वाली है। आज डीमन लॉर्ड की बेटी लुटिया, उन्हें लगता है कि अब हमें ये सालों से चली आ रही डीमंस और ह्यूमंस की लड़ाई को भुलाकर हमें समझौता कर लेना चाहिए। ये बात हैरान कर देने वाली थी कि ये बात वो कह रही है जिसके पिता को इंसानों ने कई सालों पहले सील कर दिया था। लुटिया को पता चला है कि विनवर किंगडम के राजा डीमंस के साथ समझौता करना चाहते थे। तभी लिया डिस्कशन के बीच खड़ी होती है और सबको बताती है कि ब्लैक ड्रैगन को भी एक इंसान ने ही हराया था जो कि विनवर किंगडम से ही है। लिया को ये बात ब्लैक ड्रैगन की आत्मा से पता चली थी। लुटिया उन्हें समझाती है कि अगर हमें धरती पर शांति से रहना है तो हमें इंसानों के साथ ही जीना होगा, लेकिन इसके लिए लुटिया का असिस्टेंट तैयार नहीं था। वो सबको वो भविष्यवाणी याद दिलाता है जिसके मुताबिक अगर डीमन इंसानों के साथ रहे तो डीमंस का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो बोलते बोलते अपनी हद भूल जाता है। तभी एक डीमन जनरल उसे अपनी औकात में रहने को बोलता है और बोलता है कि यहाँ वही होगा जो मिस लुटिया चाहेगी, भले ही उन्हें अपना अस्तित्व ही खोना पड़ जाए या किसी के अस्तित्व को ही मिटाना पड़ जाए। दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं जिसे विनबर किंगडम ले जाया जा रहा है। वेलकरीज उसे याद दिलाती है कि वो रॉयल कप में फर्स्ट प्राइज जीता था जिसमें उसे पूरा एक दिन वेलकरी के साथ बिताने को मिलेगा और उन्होंने हिरागी को बेड़ियां इसीलिए पहनाई है ताकि शहर वालों को लगे कि वेलकरीज बहुत ही मेहनत करती है चोरों को पकड़ने में। अब वो हिरागी की बेड़ियों को खोल देती है और उसे कैसल का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाती है जो पूरी तरह से एक बैरियर से कवर किया गया था जिस पर कोई भी अपने पूरे पोटेंशियल पर ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन लुइस किसी को भी अपने पोटेंशियल तक पहुंचने नहीं देती। वेलकरी की लीडर लुइस यहाँ उससे सभी डरते हैं क्योंकि वो पूरे किंगडम में सबसे ताकतवर योद्धा है। हिरागी देखता है कि लुइस का हमला इतना तेज है कि वो सभी वेलकरीज को एक ही हमले में हरा देती है। इसके बाद वो अचानक से हिरागी से भी लड़ना चाहती थी। उसका लड़ने का तरीका देखने के बाद हिरागी पहले ही डर चुका था, लेकिन वो जबरदस्ती उसके हाथों में तलवार पकड़ा देती है। लुइस के किए हमले हिरागी अपनी सिक्स्थ सेंस से भी नहीं देख पा रहा था। हमें पता चलता है कि लुइस के पास कोई मैजिक या स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो हमेशा से ही एक ताकतवर तलवारबाज रही है। तभी हिरागी को 3 न्यू स्किल और मिलती है जो कि है माइंड आई, रिफ्लेक्सिस और वर्ल्ड आई। अब हिरागी लुइस के मूव्स को तो देख ही पा रहा था, साथ ही में उसकी बॉडी अपने आप ही काम कर रही थी। हिरागी लुइस की तलवार गिराकर अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है जिसे देखकर वहाँ सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हिरागी को खुद यकीन नहीं हो रहा था। लुइस हिरागी के सामने झुक जाती है और पूछती है कि क्या वो उसे मास्टर बुला सकती है क्योंकि हिरागी ने लुइस की जान बचाई है। असल में लुइस अपनी स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से बचपन से ही बहुत ताकतवर थी, इसीलिए कोई भी उसकी बराबर का नहीं था और न ही कोई उसकी बराबरी करना चाहता था। लुइस अंदर से अकेली पड़ चुकी थी, पर आज हिरागी ने उसे हराकर उसे बचा लिया है। अब ये सुनने के बाद हिरागी भी उसका मास्टर बनने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो तो कुछ सिखा नहीं सकता क्योंकि उसे सिखाना आता ही नहीं है। तभी हिरागी को गाइडेंस स्किल भी मिल जाती है। अब लुइस हिरागी से जिद करने लगी थी। तभी एक मेड कैसल में चिल्लाते हुए सबको बताती है कि किंग के ऊपर किसी असैसिन ने घातक हमला कर दिया है। लुइस हिरागी को इससे दूर रहने को कहती है, लेकिन अब यहाँ तक आने के बाद हिरागी पीछे कैसे रह सकता था। वो अपनी वर्ल्ड आई से पूरे कैसल को स्कैन कर लेता है जिससे उसे उस कल्प्रिट का पता चल जाता है। वर्ल्ड आई से आप चीजों को देख ही नहीं, यहाँ तक कि आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। हिरागी को पता चलता है कि इस असैसिन का नाम ओलिगा है जो कि सिर्फ 8 साल की बच्ची है। हिरागी उसे आसानी से पकड़ लेता है। ओलिगा हिरागी पर कुनाई से हमला कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हिरागी उसी के कुनाई से उसे दीवार में टांग देता है और उसे बेहोश कर वल्करीज को सौंप देता है, जिसके बाद लोर्ना उसकी इंटेरोगेशन करने वाली थी। खैर अब हिरागी को पता चलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। किंग अब हमेशा के लिए सो चुके हैं क्योंकि ओलिगा ने जिस कर्स नाइफ से हमला किया था उसके असर से किंग को कभी होश नहीं आएगा। लेकिन हिरागी को यकीन है कि जैसे उसने ऑटोरिया के कर्स को उल्टा किया था उसी तरह वो किंग को भी बचा सकता है। लेकिन हिरागी ये देख हैरान रह जाता है कि किंग और कोई नहीं बल्कि रानसेन ही था जिसने उसे लव एडवाइस दी थी और जिस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर का वो वहाँ वेट कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि लुइस थी। खैर तभी वहाँ लुइस का भाई फ्लोरियो वहाँ आता है जो कि मैजिक डिवीजन का लीडर है।
है उन्होंने किंग के घाव को भर दिया है, लेकिन इस कर्ज को काटने का उन पर भी कोई तोड़ नहीं है। हिरागी भी अपनी कोशिश करता है, लेकिन वो जानता नहीं था कि कर्ज को तोड़ा कैसे जाता है। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था आखिर कर्ज दिखने में होता कैसा है। तभी हिरागी को मैजिक क्रिएशन नाम की एक और स्किल मिलती है और सरप्राइजिंगली वो कर्ज टूट जाता है, जिससे किंग को भी होश आ जाता है। किंग भी हिरागी को यहाँ देख हैरान रह गए थे। फ्लोरियो किंग को बताता है कि वो हिरागी ही है जिसने उन्हें बचाया है। अब किंग हिरागी को कोई इनाम देना चाहते थे, पर हिरागी को कुछ नहीं चाहिए था। वो जिद करने लगते हैं तो हिरागी कुछ मांग ही लेता है। दूसरी तरफ काइजर किंगडम में किंग ने सारे हीरोज को बारबाडोर एकेडमी में टेलीपोर्ट करवा दिया था और अब तक कुछ हीरो समझ भी चुके थे कि किंग का मकसद उनके बताए मकसद से बहुत अलग है। दूसरी तरफ किंग और हिरागी एक साथ बात ले रहे थे। हिरागी ने किंग से मांगा था कि वो लुइस और बाकी सारी वेल्करीज के साथ यहाँ अकेले में ट्रेनिंग करना चाहता है। जो सुन सारी वेल्करीज हिरागी से इम्प्रेस्ड ही हो जाती है। वैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हिरागी यहाँ तो अरेस्ट हो गया था, तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड्स को उसकी कोई परवाह नहीं है? तो हाँ, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि हिरागी इस परेशानी से भी बाहर आ जाएगा। बस आटोरिया को इस बात का डर था कि कहीं वेल्करीज वहाँ हिरागी का कोई गलत फायदा ना उठा रही हो। दूसरी तरफ किंग हिरागी को अपने सपने के बारे में बताते हैं। उनका सपना है कि दुनिया के सारे लोग एक साथ बात ले, भले ही वो डीमंस क्यों ना हो। इससे एक दूसरे के बीच की इनइक्वालिटी खत्म होगी और प्यार का एक नया जन्म होगा, जहाँ पर हर कोई शांति से रहेगा। और काइजर किंगडम में जाकिया को किंग का ये फैसला पसंद नहीं आता कि उन्होंने सारे हीरोज को बारबाडोर एकेडमी भिजवा दिया है, क्योंकि किसे क्या पता कि कोई उनका वहाँ ब्रेन वॉश कर दे और फिर उनके ही हीरोज उनके लिए खतरा बन सकते हैं। बात इससे भी बदतर आगे जाती है, पर उससे पहले ही कोई अचानक से किंग को मारने की कोशिश करता है। जाकिया सब कुछ छोड़ उसका पीछा करता है। अब किंग और वो जादूगर उस बारे में बात करते हैं कि विनवर किंगडम का राजा डीमंस के साथ समझौता चाहता है, इससे उनका बना बनाया प्लान खतरे में पड़ सकता है और इसका एहसास किंग को हो चुका था। इसीलिए उन्होंने एक हथियारे को किंग को मारने के लिए भेजा है। विनवर कैसल में सारिया और बाकी सब हिरागी से मिलने आते हैं, लेकिन जब अटोरिया वहाँ इतनी खूबसूरत लुइस को वहाँ देखती है तो वो हिरागी को मारने लगती है। हिरागी उसे समझाता है कि तुम्हें फिर से गलतफहमी हो रही है। इसके बाद वो सभी लुइस को अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरियो जब ये सुनता है कि सारिया उसकी वाइफ है, आटोरिया उसकी गर्लफ्रेंड है और लुलुना ने अपना सब कुछ अपने मालिक के नाम कर दिया है, तो फ्लोरियो समझ आता है कि हिरागी तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दूसरी तरफ लोरोना ओलिगा का इंटेरोगेशन ले रही थी, जिसमें उसने अब तक अपना मुंह नहीं खोला था। इसीलिए अब लोरोना भी मजबूर हो चुकी थी अपना सबसे ताकतवर तरीका आजमाने के लिए। वो एक बच्ची पर इसका यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब वो बाउल निकालती है और उसमें रामन डालकर उसकी खुशबू ओलिगा को सुंघाती है। ओलिगा ने बहुत देर से कुछ खाया नहीं था। वो उसे ललचाती है और उसी के सामने खाती भी है। ऐसा भयंकर टॉर्चर देख हिरागी को गुस्सा आ गया था। वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। लुइस भी लोरना का आज रात का खाना कैंसिल कर देती है, जो सुन वो डर जाती है और अब तक जो अपने मुंह में वो चबा रही थी वो सब वो लुइस के ऊपर ही उगल देती है। अब ओलिगा की पट्टी हटाने के बाद वो उसे खाने को रामन देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ओलिगा के गले में इंस्लेवमेंट कॉलर लगाया गया है। ये एक खास तरीके का ब्रेसलेट या कहो एक कॉलर होता है, जिससे आप किसी को भी अपने हुक्म के अधीन बना सकते हो, यहाँ तक कि वो आपके लिए मजबूरन अपनी जान भी दे देगा। काइजर किंगडम के किंग को भी पता चल चुका था कि उनका हथियारा पकड़ा जा चुका है। अब इससे पहले वो अपना मुंह खोल दे, जादूगर उसे मारने जा रहा था। इस ब्रेसलेट को उतारने का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन हिरागी के पास एक न्यू स्किल है जिससे वो मैजिक को क्रिएट कर सकता है। दूसरी तरफ हम जाकिया को देखते हैं, जो अपना गुस्सा जंगली पेड़ों पर निकाल रहा था। असल में जाकिया ने उस हथियारे को पकड़ लिया था और वो उससे पूछता है कि वो किंग को क्यों मारना चाहता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जाकिया किंगडम के सिपाहियों ने किंग के कहने पर एक आम डीमन गर्ल को मारा था जो सिर्फ फूल बेचा करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय इस हथियारे के, जो कि उसके दोस्त से बढ़कर कुछ था, और आज उसका बदला लेने के लिए ही वो सिर पर कफन बांध के निकला है। उसकी एक मिस्टीरियस स्किल से चारों तरफ से तीरों की बरसात जाकिया पर होने लगती है, लेकिन जाकिया भी कुछ कम नहीं था। वो
उन सारे हमलों को काउंटर कर लेता है, लेकिन वो हत्यारा भी अब तक भाग चुका था। दूसरी तरफ हिरागी अपने मैजिक क्रिएशन से उस ब्रेसलेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक नया मैजिक बनाने के लिए आपको अपने माइंड में उसके बारे में सोचना पड़ता है। ऐसे ही हिरागी अपने मन में फ्री फ्री सोचे जा रहा था, तभी गलती से वो प्रेसिडेंट लिंकन को याद कर लेता है और वो वहाँ सच में सम्मन हो जाते हैं और आजादी के नारे लगाने लगते हैं, जिससे वो मैजिक सर लिंकन के नाम पर बन गया था और वो ब्रेसलेट टूट जाता है। ओलिगा की आंखों में आए आंसू जाहिर कर रहे थे कि ये नन्ही सी बच्ची कितने वक्त से किसी की गुलाम थी। ओलिगा बताती है कि कुछ सालों पहले ही काइजर किंगडम के सिपाहियों ने कई मॉन्स्टर्स के परिवारों को बंदी बना लिया था, जिनमें बच्चों को छोड़ सबको कारखाने में डाल दिया जाता और फिर बच्चों को किलिंग मशीन बनाने की ट्रेनिंग दी जाती। इसमें जितने भी बच्चे जिंदा बच जाते थे उनको फिर ये ब्रेसलेट पहना देते थे। हिरागी बोलता है कि अब सब खत्म हो चुका है, अब तुम आजाद हो। सारिया पूछती है कि क्या हम ओलिगा को अपने साथ रख सकते हैं। ओलिगा साफ मना कर देती है, क्योंकि अगर वो उनके साथ रही तो काइजर किंगडम उनका भी दुश्मन बन जाएगा। हिरागी बोलता है मैं बस दिखता नहीं हूँ पर मैं बहुत ताकतवर हूँ और विनवर किंगडम भी एक बच्ची को सजा नहीं देना चाहता। एक बार फिर काइजर किंगडम में जादूगर अपने जादुई गोले से डीमन किंग की बेटी की असिस्टेंट से बात कर रहा था। ये दोनों शुरुआत से ही एक प्लान बना रहे हैं जिसमें अब डीमन किंग की बेटी बाधा बन रही है, लेकिन सब बर्बाद करने के लिए वो दोनों भी तैयार हैं। जब फिलोरियो हिरागी को अपने मैजिक पर नियंत्रण करना सिखा रहा था तभी उनके पास लुइस हिरागी से मदद मांगने आती है। वो चाहती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में हिरागी किंग का ख्याल रखे, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि विनवर किंगडम के बॉर्डर को डीमंस ने पूरी तरह से घेर लिया है। इसीलिए सारी वेलकरीज तुरंत रवाना हो रही है। युद्ध को खत्म होने में शायद 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। वेलकरीज बॉर्डर के लिए निकल पड़ती है और हिरागी कैसल में मैजिक कंट्रोल करना सीख रहा था, जिस बीच उसे 2 और नई स्किल मिल जाती है। हिरागी परेशान हो चुका था कि अगर उसे बार बार स्किल मिलती रही तो वो तो मॉन्स्टर ही बन जाएगा। तभी गिल्ड मास्टर हिरागी से मिलने एक जादूगर के साथ आते हैं। उनको देखकर फ्लोरियो उनके कदमों पे गिर जाता है। वो उनका बहुत बड़ा फैन था। ये अब तक के सबसे ताकतवर जादूगर है। फ्लोरियो उनके लिए ऐसा पागल है कि उसने इनकी लिखी बुक 3-3 बार खरीदी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना महान जादूगर यहाँ क्या कर रहा है। इनका नाम बारनाबॉस है। इनको देखकर किंग भी इनके कदमों में झुक जाते हैं, क्योंकि एक वक्त पर किंग इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। खैर, बारनाबॉस यहाँ अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने आए हैं। बारनाबॉस बारबाडोर मैजिक एकेडमी के ही प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में काइजर किंगडम से कुछ हीरोज जो कि दूसरे वर्ल्ड से बारबाडोर मैजिक एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जब से ये आए हैं एकेडमी में बहुत सी चीजें बहुत अजीब हो रही है। दूसरी दुनिया के बारे में सुन हिरागी बस उनसे पूछने वाला था कि तभी एक सिपाही किंग को बताने आता है कि 5000 बॉस लेवल के मॉन्स्टर्स ने उनके कैसल पर हमला कर दिया है और यहाँ वेलक्रीज भी नहीं है उन्हें बचाने के लिए। वहाँ बॉर्डर पूरी तरह से मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। लुइस अपनी गॉड ऑफ वाटर स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक पल्स क्रिएट करती है जो मॉन्स्टर्स को काट देते हैं और सारी वेलक्रीज भी उन सभी मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ती है। उनके साथ ब्लैक पैलेडियन भी था जो लुइस जितना ही ताकतवर माना जाता है। अब इस लड़ाई के बीच ही उन्हें पता चलता है कि कैसल के ऊपर भी हमला हो गया है। ये तमाशा असिस्टेंट जादूगर के साथ ही देख रहा था। उसने ब्लैक पैलेडियन और लुइस को बॉर्डर पर फंसा दिया है। अब किंग को कौन बचाएगा, और जो शायद खतरा बन सकते हैं वो भी इतनी बड़ी आर्मी के पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। वो वाकई में बहुत सारे थे। लूना बहुत ही डरी हुई थी। अगर डीमन ने इस किंगडम को खत्म कर दिया तो उसे अच्छा अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा। इसे बचाने के लिए वो तो गॉड से भी लड़ जाएगी, तो डीमन तो उसके गुस्से के नीचे ही कुचले जाएंगे। यानी हर कोई वहाँ जोश में था। गिल्ड के लोग भी इसमें अपना पूरा सहयोग देते हैं। हर कोई मॉन्स्टर्स के ऊपर टूट पड़ता है। ओ बाजी असीता मॉन्स्टरा दी इट नाल इट खड़का देनिया। गिल्ड मास्टर तो 1 पंच मैन ही बन चुका था। ऐसी ताकत की उम्मीद गिल्ड मास्टर से हिरागी को कभी नहीं थी। वहाँ एक नहीं हर कोई कमाल कर रहा था। यहाँ हम उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी देखते हैं जिसे हमने रानसेन के साथ देखा था। ये असल में एक लेजेंडरी असैसिन है जो कि बीस्ट किंग को अपनी कुल्हाड़ी से ही काट देता है। अब बारनाबॉस भी मॉन्स्टर्स पर अपर स्ट्राइक हमला कर एक पोर्टल क्रिएट करता है जिसके अंदर सारे मॉन्स्टर्स कैद हो जाते हैं। लेकिन डीमंस खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। 2 गुना डीमंस और वहाँ आ जाते हैं। अब लड़ाई को जीतना मुश्किल हो चुका था। सब लोग वहाँ थक चुके थे और ये मॉन्स्टर्स भी पहले के मॉन्स्टर्स के मुकाबले बहुत ही ताकतवर थे। साइची एक बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन इसमें उसके दोस्तों की जान का भी खतरा है। हिरागी बहुत ही सोचता है कि वो क्या कर सकता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ लेडी ऑफ जजमेंट को सम्मन करता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। हिरागी नहीं समझ पा रहा था कि गलती हो कर रही है। तभी हम देखते हैं
कि लेडी ऑफ जजमेंट काम कर रही है। वो सिर्फ मॉन्स्टर्स के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक से हमला करती है, लेकिन वो गिल्ड मास्टर और एलिसा के ऊपर भी हमला करती है क्योंकि ये बैड इन्फ्लुएंस से काम कर रही थी। अब ऐसा करके सारे मॉन्स्टर्स वहाँ खत्म हो जाते हैं और वो इस जंग को जीत जाते हैं। असिस्टेंट इस बात को पचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक ही ऐसे कैसे क्या हो गया। तभी उसके ऊपर भी बिजली गिर जाती है। बारना बॉस जानता नहीं था कि हिरागी इतना ताकतवर है, लेकिन अब तक सब खत्म नहीं हुआ था। हिरागी ने यहाँ जितने मॉन्स्टर्स को मारा है उसकी वजह से उसे बहुत सारी स्किल्स एक साथ ही मिलने लगती है। हिरागी इसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो इतना ताकतवर नहीं बनना चाहता, लेकिन अब उसके पास इतनी स्किल हो चुकी है कि अब उन्हें संभालने के लिए कैटेगरीज में बांटना पड़ जाएगा। खैर, अब लड़ाई के बाद हिरागी ओलिगा के सिर को सहलाता है जैसा उसने लड़ाई से पहले वादा किया था। ये देख बारना बॉस भी चाहता था कि हिरागी उसके सिर को भी सहलाए। खैर, वो होश में आता है और हिरागी को एज अ टीचर उसकी एकेडमी ज्वाइन करने का उसे ऑफर देता है। असल में वो हिरागी की ऐसी इनक्रेडिबल पावर देखकर हैरान हो चुका था, या कहो पागल हो चुका था। इसीलिए अब वो चाहता है कि हिरागी ये वाला मैजिक उसको भी सिखाए। लेकिन हिरागी के पास इस ऑफर को मना करने की दो वजह थी। पहला कि लुई से किया हुआ वो वादा, जब तक वो किंगडम में वापस नहीं आती तब तक वो किंग का ख्याल रखेगा और वो सारिया और बाकी सबको भी छोड़ नहीं सकता है। बारना बॉस थोड़ा सोचने के बाद बोलता है कि वो इन सबको भी वहाँ कुछ काम दे देगा। And that sweet little girl can also accompany you. Saria can come to the academy with you as a student. That young lady who kicked the monsters away can join us either. And that moody adventurer with the ice magic can come along as a fellow teacher. सब लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो हिरागी भी उनकी बात मान लेता है। अब बारबाडोर एकेडमी जाने के बाद क्या पता हिरागी को वहाँ वक्त न मिले, इसीलिए वो सबके साथ एक एक दिन टाइम स्पेंड करता है। ओलिगा और साइची का रिश्ता छोटी बहन और बड़े भाई जैसा हो चुका था। अब ओलिगा ने यहाँ नए दोस्त भी बना लिए हैं। अब हिरागी सारिया को थैंक यू बोलता है उसे इतना प्यार करने के लिए, और वो भी उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर सारिया रो पड़ती है, जो देख और या हिरागी को डांट देती है। तभी आसमान से एक एयरशिप उड़ते हुए वहाँ से गुजरती है, जिसमें हाल ही में हुए पेंटिंग कंपटीशन के विनर की फोटोस लगी हुई थी, जिनमें माई और मैं भी थे। किंगडम में उन विनर्स की बनाई तस्वीरों को दिखाया जाता है, जिसमें मैंने क्या बनाया है किसी को समझ नहीं आता, लेकिन माई ने हिरागी और लुलुना की तस्वीर बनाई थी, जो देखकर हिरागी इमोशनल हो जाता है और लुलुना तो रो पड़ती है। मेरी तस्वीर। अब आगे हिरागी को पता चलता है कि माई पेंटिंग की पढ़ाई के लिए एमिया जा रही है, लेकिन वो वादा करती है कि जब वो लौटेगी तब वो सबसे पहली तस्वीर हिरागी की ही बनाएगी। वेलकरिस भी किंगडम में वापस आ जाती है और लुइस को पता चल जाता है कि हिरागी बारना बॉस के साथ बारबाडोर एकेडमी जा रहा है। हिरागी बोलता है कि जब भी उसको वक्त मिले वो उससे मिलने जरूर आए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो उस हमले में भी जिंदा बच गया था। डीमन लॉर्ड को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब तक वो उसे रिवाइव नहीं कर पाया है। एक विच उन्हें सलाह देती है कि उन्हें बारबाडोर एकेडमी पर हमला कर देना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि डीमन लॉर्ड को रिवाइव करने में काम आ सकती है। अब हिरागी भी सबको अलविदा कर बारबाडोर एकेडमी के लिए निकल चुका था कि तभी उसकी गाड़ी पर आयरन मैन आ जाता है। अब अचानक ही स्क्रीन ब्लर होती है और हम देखते हैं कि हिरागी किसी से लड़ रहा है जो उस पर भारी भी पड़ रहा है। वो बस हिरागी को मारने ही वाला था, लेकिन सारिया का हर एक हमला उसके लिए हवा का चलता झोंका सा था। वो चिडोरी से सारिया के दिल में छेद कर देता है। अपनी आखिरी सांसें वो हिरागी के बाहों में ले रही थी। वो अपने आखिरी पलों में हिरागी से सवाल करती है, क्या तुम मुझे मेरे गोरिल्ला फॉर्म में पसंद नहीं करते साइची? वो हिरागी को किस करने वाली थी। तभी अचानक ही हिरागी की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि हिरागी तो अब तक सपना देख रहा था। उसके ऐसे अचानक उठने की वजह से सब लोग चिंता में आ गए थे। वैसे बारना बॉस बोलते हैं कि वो लोग बारबाडोर एकेडमी पहुंच चुके हैं, लेकिन ये एकेडमी कम किंगडम ज्यादा लग रहा था। यहाँ जो स्टूडेंट्स दूर दूर से मैजिक सीखने आते हैं उनके लिए यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। लुलुना तो आते ही खाने पे टूट पड़ती है। कानाजुकी को भी एहसास हो गया था कि हिरागी यहीं कहीं आसपास है। अब बारना बॉस बताते हैं कि उसे यहाँ लाने की उनकी असली वजह क्या है। हर साल इस एकेडमी में दूर दूर से बड़े घराने के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे बच्चों का भी एडमिशन हुआ है जो कि यहाँ किसी और दुनिया से आए हैं। बारना बॉस हिरागी के दोस्तों के बारे में ही बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो अच्छे हैं, लेकिन उनके ताकतवर होने की वजह से बाकी के स्टूडेंट्स उनको पसंद नहीं करते, इसीलिए इनके बीच लड़ाई होती रहती है। और वो ये नहीं जानते कि अगर इनको सजा दी गई तो काइजर किंगडम इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। तो बारना बॉस चाहते हैं कि हिरागी एकेडमी का सेवियर बनकर सबको बचा ले।
हिरागी को अंदर से बरसक जैसी फीलिंग आ रही थी और जैसा कि बारना बॉस ने वादा किया था वो सारिया और लुलुना को एकेडमी का स्टूडेंट बना देता है। आटोरिया यहाँ पर टीचर बनी है जो बच्चों को एडवेंचरर के बारे में सिखाएगी और ओलिगा हिरागी की असिस्टेंट है जो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। हिरागी की ऐसी नई खुशहाल शुरुआत उसे अपने पिछले पार्ट का रिकैप याद दिलाने लगती है, कैसे एक फल की वजह से उसकी जिंदगी पिछले के मुकाबले कितनी ज्यादा बदल चुकी है। खैर हिरागी को क्लास एफ का नया टीचर अपॉइंट किया जाता है जिसकी पिछली क्लास टीचर बिट्रेस थी जो कि बहुत ही डरावनी है और वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि बारना बॉस बिना यहाँ का काम खत्म किए घूमने चले गए थे। बारना बॉस उसे समझाता है कि वो एकेडमी की भलाई के लिए ही गया था तो बेट्रिस और भी गुस्सा हो जाती है और टेबल पर रखे सारे पेपर्स को बिखेर देती है। इससे हिरागी खुद भी डर गया था। इसके बाद बेट्रिस सबको उनकी क्लास दिखाती है। हिरागी हिम्मत जुटा के बेट्रिस से पूछता है कि उसे कोई परेशानी तो नहीं कि वो उसकी क्लास का अगला क्लास टीचर बनने वाला है। बेट्रिस अपने हाथ में रखी बुक को दबाने लगती है, शायद हिरागी ने कोई गलत सवाल पूछ लिया है, लेकिन असल में वो इमोशनल हो गई थी क्योंकि वो एक अच्छी टीचर बनने में नाकामयाब रही। लेकिन जैसे प्रिंसिपल बारना बॉस को हिरागी पर यकीन है उसे भी भरोसा है कि हिरागी उसके बच्चों के अंदर छिपे हुए टैलेंट को जरूर बाहर निकाल लाएगा। इसके बाद हिरागी को उसकी क्लास एफ दिखाई जाती है। उसके अंदर घुसते ही उसके सिर पर टब आके लगता है। इस क्लास के अंदर सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स थे और बहुत ही बदमाश थे। दूसरी तरफ एक गुफा में जादूगर असिस्टेंट को बता रहा था कि उन्हें डीमन लॉर्ड को वापस रिवाइव करने के लिए इंसानों की नेगेटिव एनर्जी चाहिए, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग बारबाडोर एकेडमी पर हमला करेंगे। तभी एक विच वहाँ आकर असिस्टेंट को कैद कर देती है क्योंकि उसकी पिछली हार के बाद अब उन्हें उस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो खुद ही डीमन लॉर्ड के लिए बारबाडोर एकेडमी से नेगेटिव एनर्जी लेकर आएंगे। वैसे इन दोनों का नाम अंगूरिया और डिवोलियस है जो कि डीमन कल्ट के खास मेंबर्स में से एक है। एकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट हिरागी को तंग कर रहा था, तभी बिट्रेस उसके सिर पर अपनी बुक मारती है। ये लोग बिट्रेस से बहुत डरते हैं। अब बेट्रिस सबको हिरागी से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये उनका नया क्लास टीचर है जो ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बेट्रिस उन्हें फिर डरा देती है। क्लास एफ का एक स्टूडेंट सारिया को देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। इसके बाद वो सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बड़े बाल वाले का नाम है एग्नोर और ये हरी आंखों वाला ब्रॉड है जो कि काइजर किंगडम का राजकुमार है। ये अकड़ू सी लड़की, इसका नाम हेलेन है और आखिर में क्वाइट बीस्ट जो सिर्फ लिखकर ही बात करता है। इनका इंट्रोडक्शन देखने के बाद सारिया भी एक्साइटेड हो जाती है और वो सबके सामने अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है जिसको देखकर सब वहाँ हैरान हो गए थे। अरे ये तो बस मैजिक है, ये बोलकर हिरागी सारिया को बाहर ले जाता है। एकेडमी में कानाजुकी हिरागी को सूंघकर उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी वो आयरिस से टकरा जाती है जो खुद भी साइची से मिलना चाहती थी क्योंकि बचपन में साइची ने उसकी मदद की थी। अब कानाजुकी उसे साइची के बारे में बताती है जो सुनते ही वो भी साइची को ढूंढने लगती है। क्लास में हाल ही में हुए एग्जाम टेस्ट के रिजल्ट बट रहे थे जिसमें इग्नोर को छोड़ के सबने अच्छा स्कोर किया था। अब अचानक ही सारिया फिर से अपने गोरिल्ला फॉर्म में आ जाती है। हिरागी उसे फिर बाहर लेकर जाता है। सब लोग हैरानी के साथ अपने टीचर से पूछते हैं क्या सच में ऐसा कोई मैजिक होता है टीचर? पर टीचर ने खुद ये पहली बार देखा था। हिरागी बाहर सारिया को समझाता है कि वो यहाँ अपनी रियल फॉर्म में नहीं आ सकती है। सारिया हाँ तो बोल देती है पर हिरागी को उस पर भरोसा नहीं था। खैर जब हिरागी वापिस से क्लास में घुसता है तब मिस बेट्रेस हिरागी को सुझाव देती है कि उसे इन स्टूडेंट्स की स्किल को आजमाने के लिए उसे इनका टेस्ट ले लेना चाहिए और इससे वो उन्हें अच्छे से जान भी पाएगा। स्टूडेंट्स तो इसी वक्त का इंतजार ही कर रहे थे। अब ट्रेनिंग हॉल में जाते वक्त इन्हें पता चलता है कि सारिया तो इनके टीचर की वाइफ है और यही नहीं उनका टीचर तो 2 लड़कियां और घुमा रहा है। एग्नोर बेचारा इतना सिंगल था कि उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उससे नहीं होती, अरे मुझसे भी नहीं हो रही। यहाँ एनिकाजे के पास एक गर्लफ्रेंड नहीं है और ये हिरागी 3 लेकर घूम रहा है। ये हिरागी तो एनिमिटी पर ही गया है। तब हेलेन सारिया से पूछती है क्या वो ताकतवर है? सारिया कहती है कि वो बहुत ताकतवर है। ये सुन हेलेन अजीब सा रिएक्शन देती है। प्रिंसिपल ऑफिस में हिरागी से क्लास एफ के ऊपर उसकी राय पूछी जाती है। हिरागी की राय न्यूट्रल यानी कि ठीक ठाक थी। उसे बताया जाता है कि क्लास एफ के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसके चलते एकेडमी के स्टूडेंट्स उन्हें एक बीमारी की तरह देखते हैं जो उनके आसपास भी रहना नहीं चाहते। इस स्टूडेंट का नाम है थियोहल टेरा काइजर जो कि किंगडम ऑफ काइजर का बड़ा राजकुमार यानी कि ब्रॉड का बड़ा भाई है। वो सारिया को देखते ही उसे अपनी गर्लफ्रेंड घोषित कर देता है, लेकिन सारिया उसे रिजेक्ट कर देती है जो ये बात उससे सहन नहीं होती। क्लास एफ भी उस पर हंसने लगती है। अबे छपरी तुझसे सेट होएगी वो साले टिकटॉकर कहीं के। वो सारिया को उसकी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका देता है, लेकिन सारिया फिर रिजेक्ट कर देती है। वो तो वक्त पर एकेडमी की बेल बज गई थी, इसीलिए वो सब वापस जाने लगते हैं। पर वो
वो क्लास F को धमकी देकर जाते हैं कि वो उन्हें होने वाले कंपटीशन में देख लेंगे। तभी सामने से हिरागी भी आ रहा था। थियोहेल्ड उसे पहचान लेता है कि सारिया इसी से प्यार करती है। खैर अब ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है। हिरागी इन चारों से एक एक करके बिना मैजिक के लड़ने वाला था। वैसे पहले एग्नोर आने वाला था, लेकिन हेलन उसे डरा देती है। पता नहीं, लेकिन हेलन कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वैसे हेलन फाइट के दौरान 2 मामूली खंजर का इस्तेमाल करती है, जिनको वो बखूबी तेजी के साथ इस्तेमाल करती है। पर हिरागी भी फिजिकली कुछ कम नहीं था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि हेलन इतने गुस्से में क्यों है। अगर हिरागी उससे ऐसे ही लड़ता रहा तो हेलन अपने आप को खुद ही चोट दे देगी। इसीलिए वो एक स्पेल यूज करने वाला था, लेकिन वहाँ कुछ होता है, पर कुछ होता ही नहीं है। अंगोरिया और डिमोलस भी एकेडमी से कुछ ही दूर पर थे और यहाँ हेलन हिरागी की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हिरागी उसको हवा में उछाल देता है और उसको अपनी गोद में पकड़ लेता है। ये मूव इतना तेज था कि हेलन भी हैरान थी और उसका चेहरा सिग्मा मेल जैसा बन जाता है। वो हिरागी को उसको उतारने को कहती है, लेकिन गलती से हिरागी उसकी बॉल्स को ही दबा देता है, जिसके बाद वो गुस्से में हिरागी के मुंह पर एक जोरदार घूसा मार देती है। अरे मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ बचा रहा था। झूठ बोल रहा है। बाकी सब स्टूडेंट्स को भी समझ आ गया था कि उनका अकेले हिरागी को हराना नामुमकिन है, इसीलिए वो हिरागी से एक साथ लड़ेंगे। हिरागी को इससे कोई एतराज नहीं था, लेकिन तभी एग्नोर उसके ऊपर चढ़ने लगता है और कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है। हिरागी उसे पीछे ढकेलता है, लेकिन तब तक वो चारों तरफ से गिर चुका था। अब उसे एक ही वक्त पर 3-3 हमलों को एक साथ ही ओवरकम करना था। तभी ब्रोड एग्नोर और उस बीस्ट को इशारा करता है। वो दोनों एक साथ हिरागी पर हमला करते हैं। हिरागी उन दोनों के अटैक को पकड़ लेता है और ब्रोड का प्लान भी यही था। अब उसके पास पूरा मौका था हिरागी पर हमला करने का, लेकिन हिरागी उसके हमले को अपने दांतों से ही रोक लेता है, जिसके बाद हिरागी एक लंबी छलांग मारकर एकेडमी की चोटी पर एयर प्रोपल्शन का यूज करता है, जिससे वो तेजी से जमीन से टकराता है और पूरी एकेडमी इससे हिलने लगती है। लेकिन एग्नोर को उसकी यह हार मंजूर नहीं थी, क्योंकि अगर वो मैजिक यूज कर सकता तो वो यहाँ इतनी बुरी तरह नहीं हारता। हिरागी को याद आता है कि मिस बेट्राइस ने उसे बताया था कि ये स्टूडेंट्स चाहकर भी मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं, यानी ये मैजिक एकेडमी में पढ़ते हैं लेकिन मैजिक ही नहीं कर सकते, इसीलिए बाकी क्लास के बच्चे इन्हें अपने से अलग समझते हैं। हिरागी को अपनी वर्ल्ड आई से पता चलता है कि ये लोग एक चेन से बंधे हुए हैं जो इनके मैजिक को बाहर आने से रोक रहा है। इनकी ये हालत हिरागी को उसे अपनी याद दिला रही थी जब वो अपनी दुनिया में था, लेकिन यहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद उसको यहाँ ऐसे कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे बचा लिया और अब हिरागी भी उसी तरह इनको बचाना चाहता है। ये बात सुनकर एग्नोर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे किसी का झूठा दिलासा नहीं चाहिए। पर ये बच्चे नहीं जानते कि हिरागी के पास मैजिक क्रिएशन की पावर है, जिससे वो कोई भी स्पेल क्रिएट कर सकता है। लेकिन इस बार स्पेल कुछ ज्यादा ही बड़ा बनता जा रहा था, लेकिन वो काम कर जाता है। अब वो भी अपने अंदर मैजिक के फ्लो को महसूस कर पा रहे थे। हेलन का मैजिक फायर टाइप है और बीस्ट का मैजिक अर्थ टाइप। ब्रॉड की एबिलिटी वाटर टाइप थी, जिससे वो वाटर डिजास्टर यूज करने की कोशिश करता है, जो वो हिरागी की तरह अपने ऊपर ही यूज कर देता है। एग्नोर का टाइप भी फायर था, जिससे वो अपने बालों में ही आग लगा लेता है। ब्रॉड तुरंत उसको वाटर डिजास्टर से भिगा देता है, जिसके बाद हेलन की हंसी छूट जाती है। आखिर अब वो भी मैजिक यूज कर सकते हैं। बेट्रिस की आंखें भी नम हो गई थी अपने स्टूडेंट्स को मैजिक यूज करता देख। यहाँ पूरी एकेडमी में कानाजुकी सूंघ सूंघ कर उसका पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तू भी चलती फिरती कोकेन है रे। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। सूंघते सूंघते वो अटोरिया और लुलुना के अंदर हिरागी की स्मेल महसूस करती है। इसके कुछ देर बाद कैफेटेरिया में जब लुलुने को छोड़ सब लोग तमीज से खाना खा रहे थे, तब कानाजुकी हिरागी को पीछे से ही पहचान लेती है और एक बिछड़ी हुई गर्लफ्रेंड की तरह सबके सामने वो हिरागी को गले लगा लेती है। अंगोरिया और डिमोलस भी पार्बाडोर एकेडमी के मेन गेट तक पहुंच चुके थे, जहां गार्ड्स उनको रोक लेते हैं। लेकिन अंगोरिया पर एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी अपने हाथों की कठपुतली बना सकती है। गार्ड्स खुद उनके लिए दरवाजा खोलते हैं। यहाँ कानाजुकी और हिरागी को इतना करीब देखकर लुलुने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अटोरिया डर जाती है। यहाँ पर हिरागी का अपीयरेंस इतना चेंज होने के बाद भी कानाजुकी ने उसको बस सूंघकर ही पहचान लिया था। अटोरिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बिना हिरागी की एक बात सुने उसको पीट देती है। यार ये अटोरिया तो कुछ ज्यादा ही पॉजेसिव नहीं है। तब बिट्राइस उसे बचाती है, लेकिन तब तक हिरागी का भरता बन चुका था। कानाजुकी बोलती है कि वो हमेशा से जानती थी कि हिरागी उसके आसपास ही
आती है तभी कानाजुकी हिरागी को किस कर लेती है। अब यार ये बहुत हो गया, ये एनिमे तो सिर्फ जलाने के लिए बना हुआ है। यहाँ जिंदगी में एक लड़की नहीं मिल रही और इस हिरागी को हर 5 मिनट में एक नहीं मिल रही है। ऐसा मत करो मेरी जान। पर एक सेकंड, हमें ऐसा लग रहा था कि वो उसको किस कर रही है, पर अब तक वो हिरागी को सूंघी रही थी। उसे हिरागी के ऊपर से लड़कियों की खुशबू आ रही थी और वो समझ भी जाती है कि ये काम किन दोनों का है। अब उन तीनों के बीच हिरागी के लिए एक इमेजिनरी फाइट होने लगती है, जहाँ पे वो उनके साथ हिरागी का रिलेशन एक दूसरे के मुंह पर फेंक के मारते हैं। कानाजुकी हिरागी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो गर्लफ्रेंड, सर्वेंट और छोटी बहन के हमले को सह लेती है। फिर आती है हमारी सारिया गोरिल्लाओं की पालकी लेकर, जो बोलती है कि हम हिरागी के साथ एक साथ भी रह सकते हैं, और ये हमला कानाजुकी को चारों खाने चित कर देता है। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके आखिरी वक्त में हिरागी उसके पास है। अब यहाँ सपनों की दुनिया खत्म होती है और हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे हैं, और यहाँ कानाजुकी एडमिट करती है कि वो हिरागी से प्यार नहीं करती, वो तो बस उसका बचपन का दोस्त है। लेकिन अगर वो करती भी तो वो बोल नहीं सकती, क्योंकि सारिया उसकी वाइफ जो ठहरी। सारिया बताती है कि उसे हिरागी की स्माइल पसंद है। अटोरिया भी बोलती है कि उसे हिरागी लड़ते वक्त पसंद आता है। ओलिका को भी हिरागी तब ज्यादा अच्छा लगता है जब वो उसके सिर पर हाथ फेरता है। और कानाजुकी बस चाइल्डहुड फ्रेंड। कानाजुकी बताती है कि जब वो छोटी थी तो बच्चे उसे बुली किया करते थे क्योंकि वो लड़कों जैसी दिखती थी। तब हिरागी ने उसे बचाया था, इसीलिए वो पिटा भी था। तब कानाजुकी उसका शुक्रिया अदा करते हुए पूछती है क्या वो सच में लड़के जैसी दिखती है। हिरागी कहता है कि वो नहीं जानता, पर किसी के कहने पर उसे खुद को बदलना नहीं चाहिए। ये सुनकर कानाजुकी का मन हल्का हो जाता है। लेकिन उस दिन कानाजुकी को बचाने की वजह से अब बच्चों का मेन टारगेट हिरागी बन चुका था। वो उसे परेशान करने के नए नए तरीके आजमाते। कानाजुकी चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी क्योंकि तब तक हिरागी सबसे बहुत दूर जा चुका था। अब हिरागी भी सबके सामने ये रिवील कर देता है कि वो तो इस दुनिया का ही नहीं है, और असल में वो मोटा, बदसूरत, छोटी हाइट वाला लड़का है जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खाने की वजह से बदल गया है। वो कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने हिरागी से प्यार किया था ना कि उसकी लुक से, और वैसे हिरागी ने भी उन्हें उनकी कमियों के साथ अपनाया था। ये सुनकर हिरागी खुश हो जाता है और अब वापिस पहले जैसा बन जाता है। कानाजुकी को खुशी थी कि हिरागी को अच्छे दोस्त मिल गए हैं, इसीलिए हिरागी को उसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसीलिए वो हिरागी से बोल देती है कि अब वो उसे पूरी तरह से भूल जाए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं काइजर किंगडम ने इन्हें यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा है, क्योंकि ये लोग डीमन किंग को मारेंगे और इसी वजह से इन पे 24 घंटे हमला होने का खतरा रहता है। और यही कारण है कि दूसरी क्लास के बच्चे इन्हें पसंद नहीं करते। अब कानाजुकी वहाँ से जाने लगती है, तभी ओलिगा उसके हाथों में वही ब्रेसलेट देख लेती है, जो देख वो डर जाती है। हिरागी की भी उस पर नजर चली गई थी। वो अपने अप्राइजल से इसे कंफर्म करता है और पता चलता है कि हाँ ये वही स्लेवमेंट कॉलर है। अब हिरागी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो अजीब सा पागलपन करने लगता है। उसके अंदर का शैतान जाग रहा था, वो बहुत ही तेज दहाड़ता है, जिसकी आवाज से कानाजुकी बेहोश हो जाती है और उसका ब्रेसलेट और हर एक स्टूडेंट का ब्रेसलेट टूट जाता है। इस आवाज में इतनी ताकत थी कि ये आवाज विनवर किंगडम से डीमन किंगडम तक, उससे भी आगे वहां तक जाती है जहां तक नहीं जानी चाहिए थी। मियाऊ मेरी मछली। और ये शख्स इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। हिरागी के अंदर का शैतान उसे बस पूरा निगलने ही वाला था, पर सारिया एन मौके पर उसको बचा लेती है। वो सब हिरागी के लिए बहुत ही डर गए थे। हिरागी कानाजुकी को बेहोश देखता है, वो उसे होश में लेकर आता है और उसे काइजर किंगडम और ब्रेसलेट के पीछे का सच बताता है। कानाजुकी हिरागी की बात समझ चुकी थी, लेकिन वो अब तक ये नहीं समझी थी कि काइजर किंगडम आखिर ये कर ही क्यों रहा है। तभी बारना बॉस भी वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि यकीनन डीमंस को हराने के लिए असल में काइजर किंगडम पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है, लेकिन अगर विनवर किंगडम और डीमन किंगडम ने अलायंस बना ली तो ये सपना उसका सपना ही रह जाएगा। पर अब ब्रेसलेट टूट चुके हैं तो एक परेशानी खत्म हो चुकी है। ये कहकर बारना बॉस भी वापिस चले जाते हैं। काना भी थोड़ा डर गई थी तो हिरागी उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे हर एक हालात में प्रोटेक्ट करेगा। पर तभी लुलने को भूख लगने लगती है, इसीलिए वो सब अब कैफेटेरिया जाने लगते हैं। तभी कानाजुका बोलती है कि वो भी इनके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है, जिसमें वो हिरागी की बड़ी बहन बन सकती है। ये हुई ना बात, इसी बात का तो वेट कर रहा था मैं। हिरागी अपने कदम पीछे बढ़ाने लगता है। वहाँ इरिस भी हिरागी को छिपकर देख रही थी। दूसरी तरफ अंगूरिया और डिमोलस भी उस ताकतवर
आवाज के बारे में ही बात कर रहे थे, तभी उनकी चाय के अंदर जादूगर अपीयर होता है जो बताता है कि सारे ब्रेसलेट टूट चुके हैं, यानी उनका मकसद खतरे में है। डिमोलस उन्हें शांत होने को कहता है वरना उसकी चाय बिखर जाएगी। वैसे उस आवाज की वजह से जादूगर बताते हैं कि डीमन किंग की डार्क एनर्जी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि अब इनकी बारी है। तभी डिमोलस परेशान होकर चम्मच से चाय को घोल देता है। कंपटीशन का दिन भी दिन पर दिन करीब आता जा रहा है, इसीलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि हिरागी उन्हें क्लासेस के बाद स्पेशल ट्रेनिंग दे, जिसके लिए हिरागी भी मान जाता है। एंगोरिया और डिमोलस भी अकेडमी पर हमला करने वाले हैं। बस कुछ खाने के बाद यहाँ ट्रेनिंग सेशन में सारे स्टूडेंट्स हिरागी पर एक साथ हमला कर रहे थे। हिरागी इनके हमले को एक स्पेल से रोकने वाला था, लेकिन फिर वही होता है जो उसके साथ हेलन से लड़ते वक्त हुआ था। हिरागी जल्दी से उनके हमले को एक बैरियर से ब्लॉक कर देता है। ये देख स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे तो वो क्लासेस को हरा ही नहीं पाएंगे। तभी क्लास एस भी वहाँ आ जाती है। वो यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए थे, पर अब माहौल गर्माने लगा था। हेलन तो लड़ने के लिए तुरंत तैयार थी। थियोहेल्ड हेलन के खंजर को देख पहचान लेता है कि हेलन बल्चा एम्पायर से है। थियोहेल्ड कहता है कि तुम्हारी भूखी नंगी कंट्री पर मैं राजा बनते ही कब्जा कर लूंगा। हेलन उसे जान से मार देना चाहती थी, पर बीस्ट उसे वक्त पर रोक लेता है। ब्रूड भी अपने भाई के खिलाफ खड़ा था और उसे अपने टीचर पे भरोसा है, तो थियोहेल्ड हिरागी से ही दो हाथ करना चाहता था, पर ब्रोड कहता है कि वही उसे उसकी औकात याद दिलाएगा कंपटीशन में। थियोहेल्ड ये कहकर चला जाता है कि तुम इस जन्म में कर पाओगे ना। हेलन भी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है और आज उसने पहली बार हिरागी को टीचर बुलाया था। इसके बाद उनकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ब्रूस ली कबाब चूसली। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी उनके मन में शक अभी भी था, क्या वो कल जीत पाएंगे। तभी बीस्ट भी उनके साथ वहाँ नहाने आता है। ब्रोड ने सुना है कि बीस्ट बहुत हैंडसम है, इसीलिए वो अपना चेहरा छुपा के रखता है, लेकिन एग्नोर को लगा था कि बीस्ट भालू वाला मुखौटा इसीलिए पहनता है क्योंकि उसका चेहरा ही भालू वाला है और वो भालू वाले मुखौटे से अपना भालू वाला चेहरा छुपाता है। तभी हिरागी भी उनके साथ वहाँ नहाने आता है। उसका छोटा भाई इतना बड़ा देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं। और हाँ, अंगोरिया और डिमोलस भी एकेडमी पर हमला करने वाले हैं, बस थोड़ी शॉपिंग के बाद। तभी डिएस्टा वहाँ आता है, जो कि डीमन कल्ट का सबसे ताकतवर मेंबर है। वो उन्हें यहाँ अप्रिशिएट करने आया था इनकी काम चोरी के लिए। वो डिमोलस की गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें अगला मौका नहीं दूंगा, सीधा गायब कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर बार्बाडोर क्लास बैटल कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसमें सबसे पहला मैच क्लास एफ और क्लास एस के बीच में था। इसमें दो प्रतियोगी तब तक लड़ेंगे जब तक उनका ओपोनेंट घुटनों पर आकर हार स्वीकार नहीं कर लेता। इस बैटल के दौरान हिरागी यहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि नेचर कॉल उसे बार बार बुला रहा है। पहला ही मैच एक किंगडम के दो भाइयों के बीच में था और ये मैच बस शुरू होने ही वाला था। तभी कुछ रिंग बार्नाबोस को कैद कर लेती है, जिसमें बार्नाबोस को मजा आ रहा था। तभी एकेडमी के ऊपर एक मैजिक स्पेल क्रिएट होता है, जिसके अंदर से एंगोरिया और डिमोलस बाहर निकलते हैं, जो यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को डीमन किंग को सैक्रिफाइस करने वाले थे। वो मैजिक स्पेल नर्क की आंख में कन्वर्ट हो जाता है, जिसने चारों तरफ एक ऐसी शील्ड क्रिएट कर दी थी जिस पर हमला करने वाला भी मारा जाता है और इसको छूने वाला भी। अब तक कई स्टूडेंट्स अपनी जान खो चुके थे। थियोहेल्ड इन्हें रोकने लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक लाइटनिंग मैजिक से अंगोरिया पर हमला करता है, लेकिन अंगोरिया उसके हमले को उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वो बहुत ही करीब से बचता है। अंगोरिया वहाँ से गायब होकर थियोहेल्ड के साथियों को अपने काबू में कर लेती है और अब थियोहेल्ड को अपने ही साथियों से लड़ना पड़ रहा था। इससे पहले कि उसे कोई गंभीर चोट आती, ब्रॉड उसे मौके पर बचा लेता है, लेकिन अब अंगोरिया उन दोनों को साथ ही खत्म करने वाली थी, लेकिन इस बार एग्नोर ने उन्हें बचा लिया था। इस हमले से स्टूडेंट्स पर किया जादू भी खत्म हो गया था। ब्रॉड अपने भाई को समझाता है कि ये वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, हमें इनका सामना एक साथ करना होगा। हेलन भी समझौता करने के लिए मान जाती है। अब वो एक साथ अंगोरिया पर हमला करते हैं, लेकिन अंगोरिया उन सबको पीछे ढकेल देती है, पर थियोहेल्ड अभी भी टिका हुआ था। वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, जिसको वो अपने छाते से रोक लेती है और उसी छाते को थियोहेल्ड के अंदर घुसा देती है और कहती है, तुम तो कमाल के हो काइजर किंगडम के राजकुमार, अपने साथियों को ही चारा बना दिया। पर ये तो थियोहेल्ड का बिछाया हुआ अंगोरिया के लिए जाल था। उसने अपने ऊपर डिफेंस मैजिक लगाया हुआ था। अब बीस्ट अपने अर्थ मैजिक से अंगोरिया को पकड़ लेता है और अब एक साथ मिलकर सब अंगोरिया पर हमला करते हैं, जिससे अंगोरिया का मास्क हट गया
था और हम देखते हैं कि उसका आधा चेहरा जला हुआ है। अब अंगूरिया बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। डेमोलस भी बोलता है इन्होंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी कि लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वो चारों तरफ अंधाधुंध फायर करने लगती है। देखते ही देखते हर कोई जमीन पर चित होए जा रहा था। एंगूरियस का मखौटा उसकी शक्तियों को कम कर देता था, लेकिन वो फिर भी उसे लगाती थी, सिर्फ इस निशान को छुपाने के लिए। और हाँ, एंगूरियस को ये हेल फायर की पावर भी तभी मिली थी जब उसका चेहरा जला था। अब एंगूरियस हेलन का ये खूबसूरत चेहरा देख इसको जला देने वाली थी, लेकिन तभी एक उड़ती हुई बुक उसे रोक देती है। ये बुक मिस बिट्राइस की थी। बार्नाबोस भी इनके बीच आकर मिस बिट्रिस को बचा नहीं सकता, क्योंकि ये रिंग्स बहुत ही टाइट है और इस बुड्ढे को इसमें मजा भी आ रहा है। एंगूरियस मिस बिट्राइस के साथ खेलने के लिए एग्नोस को अपने हाथों की कठपुतली बना लेती है, यानी अब उसे अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए अपने स्टूडेंट से ही लड़ना होगा। हर किसी की आंखें यहाँ हिरागी को ढूंढ रही थी, लेकिन नेचर कॉल है कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। एग्नोस एंगूरिया के कहने पर बिट्रिस के ऊपर बहुत सारे अंधाधुंध मुक्कों की बरसात कर देता है। अब एग्नोस एंगूरिया के इशारे पर बिट्रिस से बोलता है कि आज वो मैजिक यूज कर सकते हैं सिर्फ हिरागी की वजह से। अगर वो आज भी उनकी टीचर होती तो ये कभी मुमकिन ना हो पाता। ये सुनकर बिट्रिस अंदर से टूट सी जाती है। बाकी स्टूडेंट्स बिट्रिस को समझाते हैं कि ये सब एंगूरियस उससे बुलवा रही है, पर जो भी हो था तो ये सच ही, ऐसा बिट्रिस सोच रही थी। अब स्टूडेंट्स खुद ही एग्नोस को रोकने आगे आने लगते हैं, लेकिन बिट्रिस उन्हें वहीं रोक देती है। ये उसकी पनिशमेंट है जो वो उनके टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाई। एंगूरियस एग्नोस के हाथों बिट्रिस को मारने को तैयार थी, पर तभी बिट्रिस एग्नोस के सिर पर अपनी बुक मारती है और उसे होश में आने का ऑर्डर देती है। इससे सच में एग्नोस के चेहरे का मास्क टूट जाता है, क्योंकि उस मोमेंट के साथ उनकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। अब बिट्रिस बहुत ही गुस्से में थी। उसने उसके स्टूडेंट्स का फायदा उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंगूरियस उसके ऊपर हेल फायर से हमला करती है, जिसको बिट्रिस एक ही स्लाइस में काट देती है। एंगूरियस को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। बिट्रिस अपने स्पेल से एक लंबी छलांग मारती है और सीधा एंगूरियस को जमीन पर चित कर देती है। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। क्या किसी को यहाँ कोई डाउट है? पूरा बैटलफील्ड खुशी से झूम रहा था। एग्नोस को भी अब तक होश आ चुका था। उसको याद तो नहीं था, पर वो जानता है कि उसने कुछ तो कहा था जिससे बिट्रिस को चोट पहुंची होगी। वो बोलता है कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। वो गिड़गिड़ा कर बिट्रिस से माफी मांग रहा था। बिट्रिस बोलती है कि क्लासेस को मिस मत करना। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि उनके दोनों टीचर स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन वो डिमोलस को तो भूल ही गए और वो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे। तो अपनी तरफ अटेंशन लाने के लिए वो बार्नाबोस को करंट के झटके देने लगता है। डेमोलस बताता है कि वो डीमन कल्ट का खास मेंबर है, पर वो सच में उसको भूल गए थे। ये बात डिमोलस को पसंद नहीं आती। वो अपना गुस्सा बार्नाबोस पर निकालने लगता है, जिसको बिट्रिस अपनी बुक से रोकती है, जिसके बाद बार्नाबोस सीधा जमीन पर आकर गिरता है। एंगूरियस डिमोलस से उसकी थोड़ी पावर उधार मांगती है ताकि वो फिर से फाइट कर सके, जिस पर डेमोलस उस पर हंसने लगता है। ये देखकर एंगूरियस थोड़ी हैरान थी, क्योंकि वो भी एक कल्ट की खास मेंबर है। क्योंकि अगर डीमन किंग को इस हरकत के बारे में पता चला तो वो डेमोलस को सजा भी दे सकते हैं। तो डेमोलस यहाँ रिवील करता है कि एंगूरियस तो कल्ट की खास मेंबर है ही नहीं। जो लोग डीमन किंग के खास होते हैं उनके शरीर पर ये मार्क होता है, जिससे वो डीमन किंग की कुछ पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एंगूरियस के पास नहीं है। एंगूरियस की पावर कुछ खास थी, इसीलिए इन्होंने बस उसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद डेमोलस एंगूरियस को डीमन लॉर्ड को सेक्रीफाइस कर देता है और अब फाइट शुरू होती है एंगूरियस और बिट्रिस के बीच, जिसके कुछ सेकंड बाद ही बिट्रिस जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसने अब तक हार नहीं मानी है। वो अपनी पूरी पावर अनलिश करती है और अपना सबसे ताकतवर हमला डेमोलस पर करती है, जो कि सीधा डेमोलस को ही लगता है, जिससे बस उसके कपड़ों की ही फटी थी, उसकी नहीं। इन कपड़ों की कीमत वो बिट्रिस की जान लेकर ही वसूल करेगा। अब वो तेजी से बिट्रिस के ऊपर हमला करने लगता है। क्लास एफ मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पा रहा था। अब उनकी दखलंदाजी के लिए वो सबसे पहले क्लास एफ को ही खत्म करने वाला था, लेकिन बिट्रिस उसे ये करने नहीं देती, तो वो बिट्रिस की ही जान ले लेता है। लेकिन हिरागी ने उसका हाथ पहले ही पकड़ लिया था। डेमोलस उस पर दूसरे हाथ से हमला करता है, लेकिन हिरागी इंस्टेंट मूवमेंट से बिट्रिस को सारिया और ओलिगा की निगरानी में छोड़ देता है। हिरागी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसके अपनों पर हाथ उठाया है। उसकी आंखें डीमन की तरह लाल हो चुकी थी। अब तो डेमोलस को भी डर लग रहा था। वो डीमन किंग की पावर से कई सारी रिंग क्रिएट करता है जो हिरागी पर लेजर की तरह हमला कर रही थी। हिरागी बिना कोई मशक्कत किए उनसे बचते हुए डेमोलस की ठुड्डी पर एक घुसा देता है और वो डीमन किंग को सैक्रिफाइस हो जाता है। अब सारे खतरे टल चुके थे। क्लास एफ हिरागी से बोलती है कि अगर वो पहले आ जाता तो उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती। हिरागी बोलता है कि वो किसी और दुश्मन से लड़ रहा था। सब लोग हिरागी की तारीफ करने लगते हैं और ये
ये बात डीमन कल्ट के सदस्यों को भी पता चल चुकी थी कि उनके साथी हार का स्वाद चख चुके हैं, यानी इस बार इनके ओपोनेंट्स ताकतवर है। यहाँ हमें डीमन कल्ट के 4 खास मेंबर दिखाए गए हैं, जिनका नाम है यूतिस, विक्टर, गैम्बल और इस कहानी का मेन विलन डेस्ट्रा। डेस्ट्रा को उनसे पहले ही कोई उम्मीद नहीं थी। गैम्बल इसके लिए एक्साइटेड था, इसीलिए वो अगले पल ही वहाँ से गायब हो जाता है। वैसे यहाँ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन हिरागी जानता ही नहीं कि आखिर वो थे कौन। एग्नोस बोलता है कि उन्होंने अपने आप को मैकेनिकल मशीन कुछ बताया था, यानी कि वो रोबोट जैसा कुछ कह रहे थे। बार्नाबॉस बोलते हैं कि नहीं, वो असल में डीमन कल्ट के लोग थे और अगर वो यहाँ आए थे यानी कि जंग बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन उनकी बात सुन कौन रहा था? तभी हम देखते हैं कि डेमोलस के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी है। वो मरने से पहले हिरागी के ऊपर अटैक कर देता है। आयरी ये देख लेती है और हिरागी को बचाने के चक्कर में वो खुद भी उस हमले के चंगुल में आ गई थी और वो दोनों सच में मारे जाते हैं। गाइस, मुझे नहीं लगा था कि इस कहानी का अंत इतना अनएक्सपेक्टेड होगा। इसके छपरी राइटर ने आलस के चक्कर में इसकी कहानी एपिसोड से पहले ही खत्म कर दी, लेकिन हम सभी फैंस इस दुखद अवसर पर हिरागी के जाने की खुशी में उसे आखिरी श्रद्धांजलि देंगे। अरे हाँ, एक तरीका तो अब भी बाकी है। आप लोगों के लिए इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक गेम खेलते हैं, जहां अगर हिरागी जीता तो उसे एक नई जिंदगी मिलेगी। यहाँ हिरागी के साथ आयरिस भी फंसी हुई थी। आयरी हिरागी को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो दोनों एक ही जूनियर स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन हिरागी को आयरी नाम से बस कुछ प्रोडक्ट्स के नाम ही याद थे। अभी उन्हें हाल ही में पता चलता है कि वो दोनों ही मर चुके हैं। ये वो दुनिया है जहाँ पर 4th वर्ल्ड टूट जाती है, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट को पता होता है कि वो एक एनिमे का एक फिक्शनल कैरेक्टर है। अब हिरागी मर चुका है तो उसे एक मौका दिया जा रहा है वापिस जिंदा होने का, ताकि कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ हिरागी से उसके लाइफ के रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसका अगर वो सही जवाब देगा तो वो लाइफ ऑफ डोर से अपनी दुनिया में जा सकता है। लेकिन अगर उसने दिया फिर से गलत जवाब तो वो तुरंत ही मारा जाएगा। आयरी को बंदी बनाकर हिरागी से सवाल पूछा जाता है, क्या आयरी को हिरागी पर क्रश उसको पहली बार देखते ही आ गया था? आयरी इशारे से उसको जवाब बताने की कोशिश करती है, लेकिन हिरागी को लग रहा था कि वो बाथरूम जाना चाहती है। जैसे तैसे तुक्के में वो सही जवाब दे देता है और जवाब था नहीं, जिसकी हमें एक्सप्लेनेशन भी दिखाई जाती है। जूनियर स्कूल के वक्त हिरागी और आयरी दोनों ही स्कूल में इतने पॉपुलर नहीं थे, तो उनके पास कोई दोस्त भी नहीं था एक साथ लंच करने के लिए। तो उन दोनों ने ही एक साथ लंच करना शुरू कर दिया। एक दिन हिरागी पूछता है कि वो अकेली क्यों रहती है। वो ये जानने के लिए क्यूरियस था क्योंकि वो हिरागी की तरह बुली नहीं होती है। आयरी बताती है कि वो दूसरों से बात करने में अच्छी नहीं है, यानी कि वो मेरी तरह एक इंट्रोवर्ट लड़की है। अरे मेरा मतलब मेरी तरह इंट्रोवर्ट, ना कि मेरी तरह लड़की। अरे यार, झूठ बोल रहा है। हिरागी बोलता है कि उसे अपने आप पर यकीन रखना चाहिए। जैसे वो उससे बात करती है, यकीनन वो बाकी सबसे भी कर सकती है और साथ ही वो क्यूट भी है। आयरी को पहली बार किसी ने क्यूट बताया था, भले ही वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं था, पर वो वाला प्यार था जो धीरे धीरे होता है। हिरागी को भी याद आ गया था कि आयरी कौन है। खैर, अब हिरागी को बस एक लास्ट टास्क और पूरा करना है, जिसके बाद वो वापिस से जिंदा हो जाएगा। दूसरी तरफ विनवर किंगडम के राजा रानसेन को डीमंस की तरफ से एक चिट्ठी आई है, जिसके मुताबिक वो दिन करीब आ रहा है जब डीमंस और इंसान अलायंस बनाएंगे। इसीलिए उनकी सुरक्षा में गिल्ड मास्टर और एरिस ने उन्हें पहले ही किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ डीमन किंगडम में भी इसी अलायंस के ऊपर चर्चा चल रही थी। एक डीमन जनरल लुटिया को बताता है कि वहाँ के लोग बहुत ही ताकतवर है, खासकर वहाँ का गिल्ड मास्टर। जब वो उसकी फोटो देखती है तो वो उसको बड़ा हॉट लगता है। वहाँ किंग की सुरक्षा के लिए गिल्ड मास्टर और एरिस भी जोरों शोरों से लगे हुए थे। हिरागी भी अपने आखिरी टास्क की ओर बढ़ रहा था। वहाँ पर उनका सामना उन्हीं टर्की लोगों से हो जाता है जिनको हमने पहले रिकैप के आखिरी में देखा था। इस टास्क में हिरागी को इस भूल भुलैया से होकर लाइफ ऑफ गेट तक पहुंचना है, जिस बीच उसे अपने दरवाजे को बचाना होगा। लेकिन हिरागी के पास कोई दरवाजा तो है ही नहीं, क्योंकि उसे दरवाजे की जरूरत भी नहीं। उसे अपनी सुरंग को बचाना होगा काकाशी के 1000 ईयर ऑफ डेथ से। अब खेल शुरू होता है और आयरी शुरुआत में ही 2 लोगों को नॉकआउट कर देती है। भाई लोग, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं ना कि वो लोग कैसे नॉकआउट हो रहे हैं, लेकिन जब ये हिरागी ट्राई करता है तो उसकी उंगली ही मुड़ जाती है। वो हिरागी को हार मानने को कहते हैं और उसकी सेकंड लाइफ को उनके साथ एंजॉय करने को कहते हैं, लेकिन हिरागी रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो गे नहीं है। अब वो पूरी जान लगाकर उसके 2 साथियों को फिर मार देता है। फिर आयरी हिरागी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन जैसा लीडर उन्हें फिर से पकड़ लेता है और इस बार अपने स्पेशल रोज मूव से वो हिरागी को जकड़ लेता है। और उसके बाद जो हिरागी के साथ होता है वो मैं आप लोगों को बता नहीं
सकता। दूसरी तरफ डीमन कल्ट में विटोर डेस्ट्रा को बताता है कि गैम्बल और यूटिस दोनों ही अपने काम में लग चुके हैं और यहाँ फिर से हम हिरागी को देखते हैं जिसके पीछे बहुत गहरा छेद हो चुका था जिसकी गहराई नापने के लिए कोई मशीन भी नहीं बनी है। आयरी को भी लग रहा था कि यहाँ खेल खत्म हो चुका है, लेकिन हिरागी फिर से खड़ा होता है और इस बार उसकी ताकत को देखकर उनका लीडर भी कांपने लगता है। इस बार इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी टक्कर होती है जिसमें आखिर में हिरागी एक पंच से जीत जाता है और फिर आयरी और हिरागी दोनों ही लाइफ ऑफ गेट से अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जब उसकी आंखें खुलती है तो वो लुइस को घायल हालात में अपनी ओर आते हुए देखता है। उसके गिरने से पहले हिरागी उसे पकड़ लेता है और इनके पीछे हम देखते हैं आयरी को जो अजीब तरह से हंस रही थी। इसके कुछ वक्त पहले रानसेन ने लुइस को हिरागी को यहाँ लाने के लिए भेजा था क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हिरागी भी देखे कि वो लोग अलायंस कैसे बनाते हैं। और किंगडम के अंदर गिल्ड मास्टर भी अलायंस शुरू होने से पहले गिल्ड में और लोगों को भर्ती कर रहा था, पर हर कोई वहाँ मेरी तरह निकम्मा निकलता है। लेकिन तभी वहाँ पे यूटिस आता है जिसकी बॉडी देखकर गिल्ड मास्टर भी उसका फैन बन जाता है और उसको गिल्ड में भर्ती कर लेता है। अब डीमन किंगडम से भी डीमन की राजकुमारी अपने जनरल के साथ विनवर किंगडम पहुंच जाती है। अब सीन काइजर किंगडम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक तरह से अकाल पड़ चुका था। किंग की हालत भी बहुत खराब थी। जाकिया इसके पीछे की वजह को खोजने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको एक कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो जादूगर था जो असिस्टेंट को बता रहा था कि अब काइजर किंगडम डीमन कल्ट के कब्जे में है, यानी कि जादूगर शुरुआत से ही किंग का इस्तेमाल कर रहा था डीमन किंग को वापस रिवाइव करने के लिए। जाकिया को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो जादूगर को मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद वो सीधा विनवर किंगडम के लिए निकल जाता है एक मदद की उम्मीद में। इससे पहले उसने किंग को सब कुछ बता दिया था। किंग बोलते हैं कि करीब 30 साल पहले काइजर किंगडम पर डीमंस ने हमला कर दिया था जिसमें वो किसी को बचा नहीं पाए और ऐसा फिर कभी ना हो, इसीलिए वो अपने किंगडम को और ताकतवर बनाना चाहते थे और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। लेकिन अब उनका किंगडम अपने अंत के करीब है और अब इसे बचाने के लिए उन्हें दूसरों का साथ चाहिए। अब जब जाकिया विनवर किंगडम पहुंचने ही वाला था तभी उसके सामने डेस्ट्रा प्रकट हो जाता है। वो बहुत ही तेज था जिससे जाकिया समझ जाता है कि यह जरूर डीमन कल्ट से है। इसी तरह उसे एक मौका मिल जाता है उसे मारने का। और हम देखते हैं कि डेस्ट्रा के पास वैसी ही ईवल आई है जैसी हमने हिरागी के पास देखी थी। वो उसके हमले को रोक देता है और उसके कवच को पिघलाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन अपने लास्ट मोमेंट पर उसको याद आता है कि किंग ने उस पर भरोसा किया है और विनवर किंगडम की किस्मत भी अब उसके हाथों में ही है। यहाँ तक कि जो उसके पास तलवार है वो भी किंग की दी हुई उन्हीं की रॉयल तलवार है। अब जाकिया एक बार फिर खड़ा होता है और अपने स्पेल से अपनी तलवार को वापस से रीजनरेट कर और सुप्रीम हेवन ट्रस्ट नाम का एक ताकतवर हमला डेस्ट्रा पर करता है, लेकिन वो भी उसके बैरियर को काट नहीं पाता। अब डेस्ट्रा उसे मारने जा रहा था लेकिन तभी इस बैटल को लुइस ज्वाइन करती है और वो अपनी टेरिटरी में किसी एक का भी खून बहने नहीं देगी। जाकिया लुइस को यहाँ से भागने को कहता है क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है। लुइस उसकी सुनती नहीं है और डेस्ट्रा के ऊपर तेजी से हमला कर देती है। डेस्ट्रा उसके हमले को आसानी से डॉज कर ये दिखला देता है कि उन दोनों की ताकत में कितना बड़ा अंतर है, लेकिन लुइस बोलती है कि तुम ताकतवर हो, बस मेरे मास्टर जितने नहीं। डेस्ट्रा उसकी बकवास को अनसुना कर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जाकिया उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। ये देख डेस्ट्रा को एक मेमोरी याद आती है और वो इमोशनल होकर वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ जाकिया दुनिया का भविष्य लुइस के हाथों में सौंप अपनी सांसें तोड़ देता है। अब प्रेजेंट में हम लुइस, हिरागी और सारिया को एक बग्गी से विनवर किंगडम की ओर जाते हुए देखते हैं और विनवर किंगडम में इन लोगों की एक दूसरे से बन नहीं रही है क्योंकि गिल्ड मास्टर ने एक जनरल को बुढ़ा बोल दिया था और उसने भी गिल्ड मास्टर के फैशन की इंसल्ट कर दी थी। अब उन सब के बीच में एक भसड़ शुरू हो जाती है। रानसेन और लुटिया भी बेवजह इसमें पीछे जाते हैं। तभी यूटिस खड़ा होता है और सबको याद दिलाता है कि इस दोस्ती को आगे बढ़ाने का मकसद सबके बीच शांति कायम करना है। ये सुनकर सभी लोगों की आंखें खुल जाती है और वो सभी एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ लुइस के साथ हिरागी भी पहुँच गया था और जो भी उसके साथ और लुइस के साथ हुआ वो सब बता देता है। लुटिया बोलती है कि वो काइजर किंगडम और डीमन कल्ट को उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देगी। इसके बाद डीमन किंगडम और विनवर किंगडम के बीच अलायंस बन जाता है। अब एक्स्ट्रा सीन में हमें पता चलता है कि बारबाडोर एकेडमी में अभी जो आयरी है वो असल में गैम्बल है जो कि डीमन कल्ट का सदस्य है। जब हिरागी लुइस के साथ विनवर किंगडम में जा रहा था तब कानाजुकी को भी आयरी पे शक हो गया था और अब यहाँ हिरागी नहीं है तो वो इसी बात का फायदा उठाने वाला है। अगर गैम्बल के पास्ट की बात की जाए तो डीमन कल्ट में आने से पहले गैम्बल एक नोबल परिवार से था, लेकिन उसे बहुत जल्दी ये एहसास हो गया था कि उसके खानदानी होने का
ज्यादा लोग बस फायदा उठाते हैं, यहाँ तक कि खुद उसका परिवार भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो उसे बस एक सामान की तरह देखते हैं जो उनके परिवार को आगे लेकर जाएगा, जिस वजह से उसने अपने आप को ही खो दिया। तभी क्लास एफ के स्टूडेंट आयरी को होश में लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लड़कों के बाथरूम में क्या कर रही है। गैम्बल को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है हिरागी को चोट पहुंचाने की। गैम्बल अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से सारिया का रूप ले लेता है और उसके बाद उसके गोरिल्ला का रूप ले लेता है। इसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ उनकी पावर्स को भी कॉपी कर सकता है। अब वो वहाँ उन तीनों को एक ही हमले में ढेर कर देता है और अब वो मौका देकर लुलुने के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन लुलुने ने उसे देख लिया था। पर उसे लगता है कि वो उसका खाना छीनना चाहती है, तो वो अपने में से थोड़ा खाना खुद ही शेयर कर देती है। ये देख गैम्बल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो उससे पूछता है कि उसने अपना खाना क्यों शेयर किया। लुलु ने उसे बोलती है कि उसने उसके मास्टर की जान बचाई थी और वो उसकी अच्छी दोस्त भी है। ये सुनकर गैम्बल फूल जाता है और शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। अब वो लुलुने को मारने में तो फेल हो गया, लेकिन ओलिगा को वो नहीं छोड़ेगा। पर जैसे ही वो ओलिगा के पास जाता है, ओलिगा उसको अपना छाता दे देती है ताकि वो इस बारिश में भीग न जाए। गैम्बल फिर एक बार हैरान रह जाता है, क्योंकि जब वो खुद ओलिगा जितना था तो लोग उसका छाता छीन लेते थे और उसको पीट भी दिया करते थे। ओलिगा बोलती है कि तुम भी तो मेरे साथ अपना खाना शेयर करती हो और वैसे भी तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना। गैम्बल एक बार फिर फूल जाता है और फिर से वहाँ से भाग जाता है। अब वो सोच रहा था कि वो 2 बार तो फेल हो चुका है, लेकिन इस बार वो हिरागी बनकर अटोरिया के पास जाएगा और उसको मार देगा। दूसरी तरफ जब हिरागी विनवर किंगडम के लिए निकला था तो वो रास्ते में कुछ सामान लेने के लिए रुक गए थे, जहाँ पर सारिया को डेस्ट्रा उदास बैठा दिखाई मिलता है। सारिया में डेस्ट्रा को कोई और दिखाई दे रही थी। तभी हिरागी भी वहाँ आ जाता है। डेस्ट्रा उससे मिलने ही यहाँ आया था। हिरागी को भी लगता है कि उसने डेस्ट्रा को कहीं तो देखा है। तभी डेस्ट्रा हिरागी को पहचानते हुए बोलता है कि तुम तो बार्बाडोर एकेडमी के टीचर हो ना। वो बोलता है कि अब हिरागी बहुत ही फेमस हो गया है, विनवर किंगडम के राजा भी उस पर भरोसा करते हैं। वैसे हिरागी पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डेस्ट्रा बोलता है कि वो कुछ मजेदार करने सफर पर निकला है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है कि हम फिर से मिलेंगे। अब इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है बार्बाडोर एकेडमी पर, जहाँ पर अटोरिया ये देख हैरान थी कि हिरागी इतनी जल्दी वापस आ गया है। हिरागी बोलता है कि उसे अटोरिया की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो अकेला ही वापस आ गया। अब वो अटोरिया को गले लगाकर एक डैगर से मारने वाला था, लेकिन तभी अटोरिया एक गुस्सा मारकर उसे दूर कर देती है, क्योंकि वो बहुत शर्मा गई थी। गैम्बल अपने मन में सोचता है क्या हिरागी हमेशा ही ऐसे घुसे खाता रहता है। वैसे वो बोलती है कि उसे हिरागी की बहुत परवाह हो रही थी। ये सुनकर गैम्बल को एक और झटका लगता है। अब अटोरिया कहती है कि अब वो उसे गले लगा सकता है, लेकिन गैम्बल तो सदमे में जा चुका था। तो अटोरिया गुस्से में एक और घूसा धर देती है। अब गैम्बल को एक नया मकसद मिल चुका था कि ये लोग हिरागी से इतना प्यार क्यों करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब वो उनके साथ कंफर्टेबल होने लगा। सडनली उसे याद आता है कि वो तो अपना मिशन भूल ही गया। तभी बारना बॉस भी उन्हें डीमन कल्ट के बारे में कुछ बताने वाले थे, लेकिन अचानक से ही एक बहुत बड़ा ओग्रे वहाँ आ जाता है जो उनके ऊपर हमला कर देता है। वो अटोरिया को बस मारने ही वाला था, लेकिन गैम्बल बीच में आ जाता है। ओग्रे गैम्बल की डीमन आई को देखकर वहाँ से भाग जाता है और ये देख जैसा बारना बॉस को शक था, उन्हें जो इतने वक्त से एक ताकतवर डीमन की खुशबू महसूस हो रही थी, तभी कानाजुकी रिवील करती है कि उनके बीच में जो हिरागी है असल में वो हिरागी है ही नहीं, और प्रूफ के तौर में वो अपने साथ असली आयरी को भी लेकर आई है, जो कि उसे मुर्गियों के झोंपड़े में बेहोश पड़ी मिली थी। अब गैम्बल भी अपने असली रूप में आ जाता है और सबको अपने प्लान के बारे में बता देता है कि किस तरह वो हिरागी के दोस्तों को मारकर उसे तड़पाना चाहता था, लेकिन हिरागी की जगह लेने के बाद उसे पता चला कि प्यार होता क्या है, जो उससे कभी किसी ने नहीं किया। इसीलिए किसी के मरने या जीने से उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी है। अब वो एक ऐसे नए सफर पर जाएगा जहाँ पे वो उस खास को ढूंढेगा जो उसकी परवाह करती हो। बारना बॉस भी उसे जाने देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अकेला ही उन सबको मार सकता है। लेकिन जब वो ये बात अपने कल्ट में बताता है कि वो डीमन कल्ट को छोड़ रहा है और अब वो डीमन किंग का साथ भी नहीं देगा, तो वो काले लिबास वाला गैम्बल को मार देता है। दूसरी तरफ विनवर किंगडम में गिल्ड के लोग डीमन कल्ट पे हमला करने की तैयारी कर रहे थे, तो वक्त आ चुका है कि यूटिस भी अपने प्लान को अंजाम दे। वो यहाँ सबको मारने की सोच रहा था, तभी पैसिफर मैन वॉशरूम के लिए जाता है और वहाँ कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके अगले दिन गिल्ड मास्टर और विटोर की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। गिल्ड मास्टर बोलता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जिसने उनके शो के साइड कैरेक्टर को मारा है। एरिस उन्हें बताती है कि बेबी मैन की सांसें अब तक चल रही है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और बेबी मैन के आसपास एविडेंस ढूंढने लगते हैं। बेबी मैन की पैंट की चेन खुली हुई थी, तो वो गंदा
सोचने लगते हैं कि वो बाथरूम में कर क्या रहा था। उनको लगता है कि शायद वो किसी गड़बड़ में बेहोश हो गया है, जो सुनकर एरिस एम्बैरेस हो जाती है। खैर, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए वो अपने साथियों पर ही शक करने लगते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तो वो लोग इस केस को क्लोज कर बेबी मैन को जमीन में ही जिंदा दफना देते हैं। लेकिन तभी कब्र से बेबी मैन का हाथ बाहर निकलता है। सबको लगता है कि ये तो कोई बटर चिकन वाला ज़ॉम्बी बन गया है, लेकिन बेबी मैन बताता है कि वो तो चैन की नींद सो रहा था और इरिस को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शुरुआत से वो यही तो बता रही थी। खैर, बेबी मैन बताता है कि वो बाथरूम में अपने ही दूध की बोतल से फिसलकर गिर गया था। तो अब गिल्ड मास्टर यूटिस को कांग्रेचुलेट और थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसके बिना इस केस को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता। पर अब इरिस को यूटिस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ विनवर किंगडम में हिरागी क्लास एफ को बताता है कि विनवर किंगडम और डीमन किंगडम में अलायंस बन चुका है, यानी कि जल्दी उनका सामना डीमन कल्ट से होने वाला है। इसीलिए वो सबको अपने आप को तैयार होने को बोलता है, क्योंकि अब वो खुद ही खुद के रक्षक है। दूसरी तरफ हम एरिस को देखते हैं, जो अंधेरी गली से वापस गिल्ड जा रही थी। तभी उसके सामने यूटिस आ जाता है। यूटिस को देखकर एरिस थोड़ी हैरान थी। यूटिस कहता है कि अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वो ये रिवील कर देता है कि वो डीमन कल्ट का मेंबर है और उसका शौक है ताकतवर लोगों से लड़ना और उन्हें खत्म कर देना, और यही वो इरिस के साथ करने जा रहा था। इरिस भी उसके एक ही पंच में ढेर हो जाती है। अब एक और पंच में जब वो उसे मारने ही जा रहा था, तब उस पंच को गिल्ड मास्टर रोक लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। यूटिस बात को घुमाकर बोलता है कि हम दोनों तो बस खेल रहे थे, पर गिल्ड मास्टर झूठ सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था। तो अब यूटिस भी उसे सब सच सच बता देता है और उसकी फ्रेंड की बुराई करने लगता है, जो देख अब गिल्ड मास्टर से ये सहन नहीं होता और उसे एक ही गुस्से में कई मीलों दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो पूरी फोर्स से जंप लगाता है और उड़ते हुए सीधा यूटिस के पास पहुंचता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच मुक्केबाजी होने लगती है। यूटिस कहता है कि उसकी डिप्रेस्ड लाइफ में वो बहुत ताकतवर था, जिस वजह से उसकी लाइफ एकदम बोरिंग हो गई, लेकिन आज उसे वो ओपोनेंट मिल गया है जो उससे लड़ने के काबिल है। जिसके बाद यूटिस अपनी पूरी ताकत लगाकर गिल्ड मास्टर से लड़ने लगता है। अब गिल्ड मास्टर भी उससे हारने लगा था। तभी गिल्ड मास्टर यूटिस से बोलता है कि उसकी पूरी मसल्स रो रही है, आखिर उसने इन पर इतना जोर क्यों डाला हुआ है। अब यूटिस भी नोटिस करता है कि उसकी सारी मसल्स तो कांप रही है। तभी वो अपने सामने देखता है गिल्ड मास्टर को, जो बहुत ही गुस्से में और ताकतवर दिखाई दे रहा था। गिल्ड मास्टर अपनी पूरी ताकत एक पंच में भरकर यूटिस के ऊपर हमला करता है, जो यूटिस के करीब से निकल जाता है। हम देखते हैं कि उस हमले में इतनी ताकत थी कि पीछे का पहाड़ पूरी तरह से तबाह हो चुका था। अब गिल्ड मास्टर भी थक कर यूटिस के ऊपर ही गिर जाता है। यूटिस उसे वहीं अकेला छोड़ वापस जाने लगता है। उसने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी उसके सामने विटोर टेलीपोर्ट होता है, जो कि यूटिस को मार देता है, क्योंकि वो हार चुका था। दूसरी तरफ हम हिरागी को देखते हैं, जो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पा रहा था और बार्नाबॉस के हिसाब से यही सही वक्त था हिरागी को सब कुछ सच बताने का। बार्नाबॉस शुरुआत से ही जानते थे कि डीमन कल्ट हमला करेगा और वो जानबूझकर हिरागी को यहाँ लेकर आए थे, क्योंकि हिरागी के अंदर जो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है असल में वो डीमन किंग से कनेक्टेड है। और किस तरह इसके पीछे भी एक कहानी है। जब कई सारे गॉड्स मिलकर दुनिया को क्रिएट कर रहे थे, तब एक गॉड को इससे आपत्ति थी और इसी वजह से गॉड्स के बीच एक युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अधिकतर सब खत्म हो गया। लेकिन आखिर में सभी गॉड्स ने मिलकर उस गॉड को इस दुनिया में सील कर दिया, जिसके बाद वो सभी गॉड से नफरत करने लगा और उसी नफरत से जन्म हुआ फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन का, जो इंसानों की नेगेटिव एनर्जी से इस दुनिया में फैलने लगा। और ये चीज गॉड ने भी नोटिस की और उसकी ग्रोथ को वहीं रोक दिया। लेकिन जो भी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खाता है वो डीमन किंग का खाना बन जाता है, क्योंकि जिस गॉड को सील किया गया था वो असल में डीमन किंग ही था। अब ये बात भी सबके सामने आती है कि डेस्ट्रा कभी बार्नाबॉस का स्टूडेंट हुआ करता था। एक युद्ध के दौरान डेस्ट्रा ने अपने परिवार को खो दिया था। जब तक वो उन्हें मिला था तब तक उसका माइंडसेट दुनिया को खत्म करने का बन चुका था। वो इन सबका दोष भगवान को दे रहा था। जिसके बाद बार्नाबॉस की स्टूडेंट लिबेरा ने डेस्ट्रा को संभाला था। वो धीरे धीरे लिबेरा को पसंद करने लगा और उसने अपने आप को संभाला ही था कि एक दिन डीमंस ने बारबाडोर एकेडमी पर अटैक कर दिया, जिसमें वो अपनी जान बचाते हुए एक डीमन के सामने आ गया। उस वक्त बार्नाबॉस बाकी डीमन से लड़ने में व्यस्त थे। जब वो डीमन डेस्ट्रा को मारने ही जा रहा था, तब लिबेरा ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके डेस्ट्रा की जान बचाई थी, जो सदमा वो सह ना पाया। डीमंस के जाने के बाद उसे मलबे में लिबेरा तो नहीं मिली, लेकिन वो क्लिप मिली जिसे डेस्ट्रा ने लिबेरा को ही दी थी। इसको देखने के बाद डेस्ट्रा की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो उसी डायमेंशन में चला गया जहाँ पे हमने हिरागी को डीमन किंग के साथ देखा था। डीमन किंग डेस्ट्रा को मैनिपुलेट करता है और यकीन दिलाता है कि ये सब गॉड ने किया है, जिसके बाद डेस्ट्रा उसकी बातों में आकर फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को खा लेता है। उस वक्त बार्नाबॉस उसको चाहकर भी
नहीं रोक पाए थे। अब जब वो ये कहानी बता ही रहे थे तभी अचानक ही उनके सामने डेस्ट्रा आ जाता है, जो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वो हिरागी को अपने साथ ले जाने वाला था, लेकिन बार्नाबॉस अपने मैजिक से उसके मैजिक से बाहर आ जाते हैं और हिरागी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यकीनन वो कर नहीं पाते। अब डेस्ट्रा बार्नाबॉस को मारकर विटोर की पावर से हिरागी और सारिया को दूसरे डायमेंशन में ले जाते हैं, जो कि पूरी तरह नेगेटिव एनर्जी से बना हुआ था। यहाँ तक कि डीमन किंग भी यही सील है। डेस्ट्रा साइची को बताता है कि उसके पास एब्सोल्यूट डेथ की पावर है, जिससे वो जिसको भी छूता है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है और वापिस से रिकार्नेट भी नहीं हो सकता। यानी कि अब तक डेस्ट्रा ने जिन जिन को भी मारा है वो अब कभी जन्म नहीं ले सकते, जिसके लिए वो डीमन किंग का शुक्रगुजार है। लेकिन वो हिरागी की नेगेटिव एनर्जी से डीमन किंग को रिवाइव कर उसको अपनी एब्सोल्यूट डेथ की पावर से खत्म करना चाहता है। यानी कि डेस्ट्रा डीमन किंग को ही मारना चाहता है। अरे नहीं नहीं, वो तो पूरी दुनिया को ही खत्म करना चाहता है जिसने उसे इतना दुख दिया है। इसके बाद साइची और डेस्ट्रा के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे साइची अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपनी मामूली तलवार से ही लड़ रहा था। डेस्ट्रा आखिर में अपने खंजर से हिरागी को घायल कर देता है और जब वो उसको मारने ही वाला था तभी सारिया बीच में आ जाती है, लेकिन सारिया का हर एक हमला उसके लिए हवा का चलता झोंका सा था। इसके बाद वो सारिया को भी एब्सोल्यूट डेथ से खत्म कर देता है, जो देख हिरागी पूरी तरह से टूट चुका था, जिसकी वजह से हिरागी के अंदर से अधिकतर मात्रा में नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही थी। यानी कि हिरागी इवॉल्व हो रहा है, इससे डीमन किंग की ताकत भी बढ़ रही थी। हम देखते हैं कि हिरागी के अंदर का फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन टूट चुका है, जिससे उसके शरीर से तेजी से नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है और अब उसकी ताकत डीमन किंग के बराबर हो चुकी थी। इसके बाद हिरागी की आंखें एक नई डायमेंशन में खुलती है, जहां उसकी मेमोरीज उसके सामने रिवाइंड हो रही थी। यहाँ डेस्ट्रा उसे उसकी वो मेमोरीज भी दिखाता है जब वो अपनी दुनिया में बुली हुआ करता था। वो हिरागी को मैनिपुलेट करता है, उसे यकीन दिलाता है कि उन्हें मिलकर उस दुनिया को खत्म कर देना चाहिए जिसने उनको इतना दर्द दिया। हिरागी उसकी बातों में आने ही वाला था कि तभी उसको सारिया की याद आती है और वो डेस्ट्रा के साथ आने से इनकार कर देता है। वो बोलता है कि उसे खुशी है कि वो बुली हुआ था, क्योंकि अगर वो उस वक्त बुली ना हुआ होता तो आज वो लोगों के दर्द को समझ नहीं पाता। हम देखते हैं कि सभी लोग हिरागी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तभी सारिया भी अचानक से सामने आती है और हिरागी को थैंक यू बोलती है कि उसने उसके गोरिल्ला होने के बाद भी उसे अपनाया। अब इन सब के साथ की वजह से हिरागी अब डिमोनिक पावर को कंट्रोल कर पा रहा था और उसका आखिरी बार एवोल्यूशन होता है, जिसमें वो पहले से भी ताकतवर और खूबसूरत हो जाता है। हिरागी अपनी लव की पावर से एक प्लांट को उगाता है, जिसकी वजह से वो उन सभी को वापस जिंदा कर देता है जो लोग पहले मरे थे। इसके बाद हिरागी की स्पेशल पावर वापस चली जाती है, पर अभी भी उसके पास लव की पावर है, जिससे वो डेस्ट्रा के साथ लड़ता है और उससे जीत भी जाता है। डेस्ट्रा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हार कैसे सकता है, जबकि वो दोनों तो एक जैसे थे। जिसके बाद वो फूट फूट के रोने लगता है। हिरागी उसे यकीन दिलाता है कि अगर वो कोशिश करे तो वो भी अपने आप को बदल सकता है। ये सुनकर डेस्ट्रा को अच्छा लगता है और वो अपनी एब्सोल्यूट डेथ पावर से अपने आप को ही मार देता है, क्योंकि अब उसे अपने टीचर के पास जाना है। हिरागी उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी सारिया भी हिरागी के सामने आती है और वो अपने गोरिल्ला फॉर्म में आकर हिरागी को प्यार करने लगती है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। गैम्बलस भी जिंदा होकर क्लास एफ को पढ़ाने लगा था और यूटिस ने भी गिल्ड मास्टर के साथ वापस दोस्ती कर ली थी। जाकिया, डिमोलस और एंगुलस ये सब भी वापस जिंदा हो गए थे और यहाँ पे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन आखिर में हम एक ताकतवर डीमन को भी देखते हैं और ये डीमन और कोई नहीं बल्कि एनिमिटी है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आई हो और ऐसे ही मजेदार एनिमेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।